हाँ सर आप आगे चलो बढ़िया बिंदास तरीके से। ओके डन। चलो बेटे, लो बेटे आज का क्वेश्चन क्या है, आज के इलस्ट्रेशन के अंदर क्या है। तो आज बेटे सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ अलग अलग टॉपिक आए थे जिनके बारे में हमारा पहले ही डिस्कशन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। यहाँ पर बेटे फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दोनों के बारे में कल ऑलरेडी हम क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है सर हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडर द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। अलग अलग कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाए। इसके लिए बेटे हमारे मॉड्यूल के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम इसी एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से। सर दूसरे तरीके से मतलब इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना चाहिए। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में एक ही प्रॉब्लम है, बस अभी एक ही प्रॉब्लम रह गई है, एक ही प्रॉब्लम बच गई है। सर वो कौन सी प्रॉब्लम रह गई है? एक ही प्रॉब्लम ये बच गई है। यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने अच्छे लिखे हैं, सॉल्यूशन भी उन्होंने अच्छे से आजकल प्रेजेंट करना शुरू कर दिए, लेकिन अरे उतारा नहीं क्या मैंने? नहीं सॉरी बेटे, हाँ नहीं इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। बस ऐसा है कि दिन भर आदमी आजकल सिस्टम में ऊपर बैठता है तो यहाँ पर बैठे बैठे दिन भर वो आँखों के ऊपर बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट आता है, इसलिए नोट्स बनाते समय, स्लाइड बनाते समय इन सबको लगाना ज़रूरी हो जाता है। आगे चलें? यस सर आगे चलो सर, ठीक है। बस बेटे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में एक ही प्रॉब्लम रह गई है कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये नहीं बताया जाता कि आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन को कैसे रीड करेंगे, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट का फोकस नहीं है। और वहीं पर बेटे हमारे जैसे टीचरों की जरूरत आन पड़ती है। आगे चलते हैं, ठीक है सर आप आगे चलो। शिल्पा एंड संजू आर पार्टनर्स, मैं बात कर रहा हूं बेटे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल मिलेगा आपको पेज नंबर 8.13 में। हाँ आपको बेटे ये एग्जाम्पल मिलेगा पेज नंबर 8.13 में। आ जाओ बेटे पेज नंबर 8.13 में। एग्जाम्पल, शिल्पा एंड संजू आर द पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 1,60,000 on 1st January 2019 respectively. Shilpa introduces additional capital of rupees 30,000 on 1st July 2019 and another 20,000 on 1st October 2019. Calculate interest on capital for the year ending 2009. The rate of interest is 9% per annum. अभी तक हमने जितने भी केसेस सॉल्व किए, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें हमेशा पार्टनर एक बार कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता था, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि पार्टनर साल के बीच बीच में भी कई बार थोड़ा थोड़ा करके कैपिटल को, एडिशनल कैपिटल ये इंट्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होना चाहिए? तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका पहले सीखना पड़ेगा। और क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या कहता है सर? क्वेश्चन पढ़ने का तरीका कहता है कि बेटे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ये होगी तुम्हारे लिए टाइमलाइन। सबसे पहले किसकी बात करें सर? सबसे पहले एक काम करते हैं, शिल्पा की बात कर लेते हैं। शिल्पा ने 1 जनवरी 2019 को कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी थी? सर ऑलरेडी इस दिन इसने 1 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी थी। डन? यस सर डन। और आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ पहले हम शिल्पा की बात करेंगे, ठीक है ना? संजू का हिसाब किताब बाद में देखेंगे। शिल्पा इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000 ऑन 1 जून 2019। लो बेटे एक डेट और आ जाती है, ये डेट है आपकी 1 जून 2019। इस दिन शिल्पा ने 30,000 की कैपिटल और इंट्रोड्यूस करवा दी। ओके सर डन। एंड अनदर 20,000 ऑन 31 अक्टूबर 2019। एक डेट और आ जाती है 31 अक्टूबर 2019। इस दिन बेटे शिल्पा ने पार्टनरशिप फॉर्म में 20,000 और एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि भैया साल भर के लिए आपका ईयर एंड कब होगा? सर हमारा ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2020 को। और ये कह रहे हैं कि एक काम करो तुम ना साल भर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताओ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 9% का हो तो। अब बेटे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 9% का है तब ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाए? तो आप भी जानते हैं बेटे इंटरेस्ट हमेशा टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पर कैलकुलेट होता है। जब भी आपको कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते समय हमेशा आप टाइम प्रोपोर्शन बेसिस को अपना एक बेस लेके चलते हैं। आप टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो सर ऐसे केस में कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए पहले तो ये समझाओ। तो मैंने कहा ध्यान से सुनो, ये रहा बेटे आपका डायग्राम। अब मुझे क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, तो सर इसको रीड कैसे करें? मैंने कहा बेटे एक बात बताओ,
1 जनवरी 2019 से लेकर 1 जून 2019 तक इस पीरियड में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड थी? ये पीरियड कितने महीने का हो गया सर? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ का पीरियड है। ये कितने महीने का पीरियड है सर? दिस इज द पीरियड ऑफ 5 मंथ। ये हमारा 5 महीनों का पीरियड है। इन 5 महीनों में शिल्पा की कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड थी सर? 1 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्टेड थी। तो पहले तो बेटे एक काम करो, इस 5 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा 1 लाख पे एट द रेट ऑफ 9% फॉर 5 मंथ। बोलो बेटे कितना? हम लोग बात कर रहे हैं बेटे अभी शिल्पा की, ठीक है ना? हाँ बताओ बेटे कितना? क्वेश्चन में 1 जुलाई दिया है, क्या दिया है? अच्छा 1 जुलाई 2019 है क्या? सुनो रुको 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 बेटे, डेट ठीक कर लें दो 1 मिनट। ये 1 जून नहीं है, ये है बेटे 1 जुलाई। 1 जुलाई 2019। और अगर ये 1 जुलाई 2019 है तो फिर ये हो गया पूरे 6 मंथ। तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा 6 मंथ के लिए। बताओ बेटे 1 लाख का 9% फॉर 6 मंथ कितना हो गया सर? ये हो गया हमारा 4500। मैंने कहा डन, वेरी गुड, आगे चलते हैं। ठीक है, एक कदम और। अब बेटे डेट आ जाती है 1 जुलाई 2019 की, और 1 जुलाई 2019 को जैसे ही शिल्पा 30,000 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती है, तो अब बताओ शिल्पा की कैपिटल कितनी हो गई? बताओ ना बेटे। नाउ व्हाट इज द रिवाइज्ड कैपिटल ऑफ शिल्पा? अब शिल्पा की कैपिटल कितनी हो गई सर? अब शिल्पा की कैपिटल हो गई 1,30,000। वेरी गुड। तो यहां पर बेटे अब शिल्पा की कैपिटल हो जाती है 1,30,000 एट द रेट ऑफ 9%। सर कितने महीनों के लिए इंटरेस्ट निकालें? तो देखना पड़ेगा ये कैपिटल कब तक आउटस्टैंडिंग रही। तो सर ये कैपिटल 1 जुलाई 2019 से लेके 31 अक्टूबर 2019 तक आउटस्टैंडिंग रही। और इस बीच में कितना पीरियड हो गया सर? देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने। सर ये पीरियड है हमारा पूरा 4 मंथ का। तो यहां पर बेटे 1,30,000 की कैपिटल क्योंकि अगले 4 महीनों तक आउटस्टैंडिंग रही, इसलिए यहां पर आप 4 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बताएं बेटे 1,30,000 पे एट द रेट ऑफ 9% फॉर 4 मंथ कितना हो गया सर? ये हो गया 3,900 रुपीज। ओके डन, आगे चलते हैं। अब 31 अक्टूबर 2019 को जैसे ही शिल्पा ने 20,000 रुपीज का और एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अब बताओ बेटे शिल्पा की कैपिटल कितनी हो गई? अब बताएं बेटे शिल्पा की रिवाइज्ड कैपिटल कितनी हो गई सर? 1,30,000 की कैपिटल तो पहले से ही थी। 20,000 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब सर शिल्पा की एडिशनल कैपिटल 20,000 प्लस करने के बाद अब ये हो जाती है 1,50,000। अब 1,50,000 पे एट द रेट ऑफ 9% बताओ बेटे कैपिटल कब तक आउटस्टैंडिंग रही? सर ये कैपिटल आउटस्टैंडिंग रही 31 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक। नवंबर, दिसंबर कितने महीने हो गए सर? 2 महीने हो गए, यानी ये कैपिटल अगले 2 महीने तक आउटस्टैंडिंग रही। इसलिए अब इस कैपिटल पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा ओनली फॉर 2 मंथ। यहां पर कैपिटल कितनी हो गई थी बेटे? आपकी कैपिटल हो गई 1,50,000 की, इसीलिए 1,50,000 पे एट द रेट ऑफ 9% 2 महीने का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। ओके सर, 2 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। बोलो बेटे कितना? 2250। ओके, ये इंटरेस्ट हो गया आपका 2250 का। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ। अरे लवकर सांगा द्या बेटा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होणार रे? 10,650 सर। ओके बेटा, ये लो 10,650 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर आपने संजू की तरफ ध्यान नहीं दिया बेटे, अब दे रहा हूं मैं संजू की तरफ ध्यान। लो सुनो, अगर मैं संजू की तरफ ध्यान देना शुरू करूं तो बताओ बेटे संजू का हिसाब किताब क्या था? सर देखो, संजू की ओपनिंग कैपिटल थी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ऑन 1 जनवरी 2019। सर हम बात कर रहे हैं अब संजू की ओपनिंग कैपिटल थी सर 1,60,000 रुपीज की। ओके, साल के शुरू में संजू की ओपनिंग कैपिटल 1,60,000 रुपीज। संजू का हिसाब किताब बड़ा सीधा था। संजू ने कहा सर स्क्रीन ब्लर हो रही है, कोई बात नहीं बेटे, चला लो थोड़ा सा, अभी थोड़ी देर में वो भी ठीक हो जाएगी, टेंशन ना लें। आगे चलें? हाँ सर आगे चलो, ठीक है। और अगर ज्यादा ही ब्लर, सभी की स्क्रीन ब्लर हो रही है कि एक बार चेक करें? नहीं हो रही है, तो अगर किसी की स्क्रीन ब्लर हो रही है तो एक बार बेटे वो लॉग आउट करके लॉग इन करें, तो शायद उनकी स्क्रीन ठीक हो जाए। आगे चलते हैं, ठीक है सर। संजू ने साल भर में कोई तमाशे नहीं किए,
ना तो उसने कोई एडिशनल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया, ना तो उसने अपनी कोई कैपिटल को विड्रॉ किया, तब ऐसी कंडीशन में इसका मतलब ये संजू की 1,60,000 की कैपिटल 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक पूरी की पूरी आउटस्टैंडिंग रही। यहां से लेके यहां तक आउटस्टैंडिंग कैपिटल कितनी थी? 1,60,000 की। और ये पूरा पीरियड कितने महीने का? सर ये पूरा पीरियड 12 मंथ का। तो इसका मतलब आप संजू के लिए जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो संजू के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 1,60,000 पे एट द रेट ऑफ 9% फॉर 12 मंथ। तो बताओ बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? ठीक है ना, तो बताओ बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? सर ये होगा 1,60,000 का एट द रेट ऑफ 9% फॉर 12 मंथ। बोलो बेटे। सर 14,400 का संजू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लग रहा है बेटे अपने एकदम देसी तरीका था इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। सर बेटे क्वेश्चन को देखने का तरीका, नजरिया बदलना पड़ता है। होता ना बेटे, कई बार अगर कोई इंसान समझ में ना आए तब उस कंडीशन में उस इंसान को समझने के लिए उसको देखने का नजरिया बदल दो। सर हम भी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप ना क्या समझ में नहीं आते। तो बेटे जिस दिन नवनीत अग्रवाल को जान जाओगे उस दिन जान से जाओगे, इसलिए नवनीत अग्रवाल को समझने की कोशिश ना करो। आगे चलें? हाँ आगे चलो सर, डन, ठीक है। लेकिन बेटे मैं इसके अंदर ना कुछ मॉडर्नाइजेशन डालना चाहता हूँ। सर मॉडर्नाइजेशन कैसे डालोगे? बेटे मॉडर्नाइजेशन डालूंगा मैं एवरेज ड्यू डेट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। याद करो बेटे एवरेज ड्यू डेट में आप एक प्रोडक्ट निकाला करते थे। बताओ एवरेज ड्यू डेट में प्रोडक्ट कैसे निकलता था? जल्दी बोलो जानी, एवरेज ड्यू डेट में प्रोडक्ट कैसे निकाला करते थे? सर हम अमाउंट लेते थे, अमाउंट में मल्टीप्लाई कराते थे नंबर ऑफ डेज। यस नंबर ऑफ डेज। बस बेटे मैंने नंबर ऑफ डेज को हटा के नंबर ऑफ मंथ कर देना है, बस कहानी खत्म। तो बताओ बेटे शिल्पा की एडिशनल कैपिटल कितनी थी? सर 3 लाख। सॉरी शिल्पा की एडिशनल कैपिटल कितनी थी? सर 1 लाख। 1 लाख रुपीस की कैपिटल। बेटे ऐसे कैलकुलेट मत करना नहीं तो लेने के देने हो जाएंगे, ठीक है ना। जिंदगी में बेटे ये वाली मेथड कभी समझ में नहीं आएगी, मैं इसको सबको काट देता हूं, ठीक है। आगे चलूं? यस सर आगे चलो। सर भी लाइक हमसे टक्कर, मौत से टक्कर। हाँ बेटे क्योंकि मैं सट से जाता हूँ और टक से मौत को छू के वापस आता हूँ। आगे चलूं क्या? हाँ सर आप आगे चलो। सर डायलॉग बाजी करा लो आपसे, बस पढ़ाओ सर पढ़ाओ, पेपर आने वाले बच्चों के डायलॉग बाजी बंद करो। ओके आगे चलते हैं, ठीक है। बताओ बेटे 1 लाख रुपीस की कैपिटल कब तक हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड रही? सर 1 लाख रुपीस की कैपिटल अगले 6 महीनों तक बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड रही। ध्यान से देखना बेटे, मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ थोड़ा सा एवरेज ड्यू डेट वाला फॉर्मेट मिला दूंगा, कहानी खत्म। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटे ये देखो 1 लाख रुपीस की कैपिटल कितने महीनों तक आउटस्टैंडिंग रही? सर ये आउटस्टैंडिंग रही 6 मंथ्स तक। ओके उसके बाद आपने 30,000 की एडिशनल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब बताओ बेटे संजू की कैपिटल कितनी हो गई? सॉरी शिल्पा की कैपिटल अब कितनी हो गई? सर शिल्पा की कैपिटल हो गई यहाँ पे 30,000 प्लस करने के बाद 1,30,000 रुपीज। और ये 1,30,000 की कैपिटल कब तक बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड रही? सर ये 1,30,000 की कैपिटल अगले 4 मंथ तक बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड रही। फिर उसके बाद आपने 31 अक्टूबर को और 20,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी। तो अब बताओ बेटे शिल्पा की कैपिटल कितनी हो गई? सर 1,50,000। और ये 1,50,000 की कैपिटल कब तक बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड रही? बोल बेटा जल्दी। सर ये 1,50,000 की कैपिटल अगले 2 महीने तक बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड रही। क्या लग रहा है बेटे? ये आ गया सर हमारा अमाउंट और ये आ गए हमारे नंबर ऑफ मंथ्स। अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ करा दूं तो क्या निकलेगा? सर ये निकलेगा हमारा प्रोडक्ट। मैंने कहा निकालो प्रोडक्ट। 1 लाख इंटू 6 बोल बेटा। सर 6 लाख। 1,30,000 इंटू 4 13 दूनी 26 दूनी 52 5,20,000। उसके बाद 1,50,000 इंटू 2 सर ये हो गए 3 लाख। ओके वेरी गुड। अब मैंने कहा बेटे प्रोडक्ट का टोटल बताओ। सर 6, 5, 11 और 3 14,20,000 सर ये हमारे प्रोडक्ट का टोटल। ओके मैंने कहा डन। 14,20,000 रुपीज पे अब आपने कैलकुलेट करना है 14,20,000 रुपीज पे एट द रेट ऑफ 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली फॉर 1 मंथ है। सर 1 महीने के लिए क्यों इंटरेस्ट निकाल रहे हैं? 1 महीने के लिए बेटे मैं इंटरेस्ट इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि आप अपने ट्रेडिशनल कैलकुलेशन में और मेरे नए वाले कैलकुलेशन में अगर आप डिफरेंस देखोगे
तो आपने 1 लाख रुपीस का 9% का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर बाद में उसका टाइम प्रपोर्शन बेसिस पर 6/12 करके इंटरेस्ट निकाला था। बोलो यस और नो, हाँ या ना। इस बार बेटे मैंने 6 को पहले ही अमाउंट से मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या बच गया सर 1 मंथ। उसके बाद बेटे इस बार मैंने 4 मंथ को पहले ही अमाउंट के साथ में मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहां पर भी क्या बच गया 1 मंथ। उसके बाद बेटे मैंने यहां 2 को ऑलरेडी 1,50,000 के साथ में पहले ही मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या बच गया 1 मंथ। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप अपने एवरेज ड्यू डेट बेसिस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहें तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आप प्रोडक्ट निकालने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, इन दैट कंडीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर 1 मंथ। याद रहेगी बेटे ये बात, हाँ या ना। 1 महीने कैसे बच गया ये समझ में नहीं आया, ले बेटा दूसरे तरीके से समझ, तू कोई दिक्कत थोड़े ना है। आओ मैं बेटे इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं कि मैंने 1 महीने का इंटरेस्ट क्यों निकाला है। आओ बेटे अनमोल, हम ट्रेडिशनल तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर फिर से चर्चा करें। ओके सर, चर्चा करो आप। बताओ सबसे पहले इंटरेस्ट तुमने कैसे निकाला था। सर हमने सबसे पहले इंटरेस्ट निकाला था 1 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 9% फॉर 6 मंथ। ऐसे ही किया था, बोलो हाँ या ना। जल्दी जल्दी यस और नो बोलते जाओ बेटे। क्या आपने ऐसे ही काम किया था 1 लाख इंटू 9% इंटू 6/12। यस सर यही काम किया था। आगे चलते हैं, फिर क्या किया तुमने। सर हमने 1,30,000, फिर सर हमने किया 1,30,000 एट द रेट ऑफ 9% इंटू 4/12। ऐसे ही किया था, बोलना बेटा जल्दी। यस सर ऐसे ही किया था अपन ने। फिर क्या किया सर 1,50,000 एट द रेट ऑफ 9% फॉर 2 मंथ। क्या आपने इस काम को इसी तरीके से किया था, बोलो बेटे हाँ या ना। यस सर ऐसे ही किया था। बाद में आपने क्या किया सर, बाद में हमने जितने भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किए इन सबको ऐड करवा दिया था। ऐसे ही काम किया। यस सर ऐसे ही काम किया। तो मैंने कहा बेटे ये भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या इसे भी ऐड करवा देना चाहिए। हाँ सर ऐड करवा देना चाहिए। अब सोचो मैं पहले 6 को मल्टीप्लाई करूं या बाद में 6 को मल्टीप्लाई करूं, बात तो एक ही निकलेगी, हाँ या ना। बोलो ना, पहले मैं 6 को मल्टीप्लाई करूं या बाद में 6 को मल्टीप्लाई करूं, बात तो एक ही निकलेगी ना। यस सर। तो क्या बेटे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 9% इंटू 1/12। ऐसा लिखा तो चलेगा, बोलो ना। क्या बेटे आंसर अभी भी उतना ही आएगा सर। डेफिनेटली आंसर अभी भी उतना ही आएगा, आंसर थोड़े ना बदल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, ओके। तो वैसे ही बेटे क्या मैं इस फ्रेज को ऐसे लिख सकता हूं 1,30,000 इंटू 9%, नहीं सॉरी, क्या बेटे मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 1,30,000 इंटू 4 इंटू 9% इंटू 1/12। चलेगा काम, बोलना बेटा चलेगा क्या। या सर बिल्कुल चलेगा, आप आगे बढ़ो सर दनादन। क्या इस फ्रेज को ऐसे लिखा जा सकता है 1,50,000 इंटू 2 इंटू 9% इंटू 1/12। क्या ऐसे लिखा जा सकता है। यस सर ऐसे लिखा जा सकता है। मैंने कहा सब पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको ऐड करना है। बताओ बेटे इसमें से, एक मिनट रुक जाओ। बताओ बेटे इसमें से और इसमें से, इन तीनों में से कॉमन फैक्टर क्या निकलता है। बोलो ना, इन तीनों में से कॉमन फैक्टर क्या निकलता है। सर इन तीनों में से कॉमन फैक्टर निकलता है पहले तो 9%। बोलो ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 9% कॉमन फैक्टर निकलेगा कि नहीं, हाँ या ना। यस सर निकलता है। और क्या कॉमन फैक्टर निकलेगा सर, और कॉमन फैक्टर निकलता है 1/12। मैंने कहा ठीक है, ये दोनों कॉमन फैक्टर मैंने पहले ही बाहर निकाल लिए। ओके सर। अब बेटे अगर इन दोनों कॉमन फैक्टर को मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया तो अब मेरे पास में क्या बच गया ये बताओ। बताओ ना बेटे मेरे पास में क्या बच गया। सर आपके पास में बच गया 1 लाख। एक मिनट रुको ना बेटे, मैं काय को इतना करूं, मैं तुमको यहीं से दिखाता हूं। हमारे पास में क्या बच गया सर, आपके पास में बच गया 1 लाख इंटू 6, यही बचा हमारे पास में। यस सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। हमारे पास में बच गया 1 लाख इंटू 6, और क्या बच गया सर, हमारे पास में बच गया 1,30,000 इंटू 4, बच गया यही। हाँ सर यही बच गया हमारे पास में 1,30,000 इंटू 4। मैंने कहा इसको भी ले लो। और क्या बच गया सर, हमारे पास में बच गया 1,50,000 इंटू 2, इसको भी ले लूं। हाँ सर इसको भी ले लो। लो बेटे
ये मेरे पास में कॉमन फैक्टर बच गया। अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करके ऐड कर दूं और जो कॉमन फैक्टर है अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तब भी मेरा आंसर सेम आना चाहिए। बोलो ना हाँ या ना, तब भी मेरा आंसर सेम आना चाहिए कि नहीं? यस सर बिल्कुल आना चाहिए, यही काम तो कर रखा है मैंने। देखो अच्छे से 1 लाख इंटू 6, क्या बेटे प्रोडक्ट निकालते समय तुमने भी यही किया है? हाँ सर बिल्कुल यही काम किया, 1 लाख इंटू 6। बेटे आपने क्या किया? 1,30,000 इंटू 4, क्या यहां पर भी यही काम कर रखा है? यस सर 1,30,000 इंटू 4। उसके बाद क्या कर रखा है? 1,50,000 इंटू 2, क्या यहां पर भी यही काम कर रखा है? हाँ सर यहां पर भी यही काम कर रखा है, 1,50,000 इंटू 2। फिर क्या किया सर? इन सबको मल्टीप्लाई करके हमने ऐड करा दिया। बेटे ये क्या था? प्रोडक्ट 1, ये प्रोडक्ट 2, ये था प्रोडक्ट 3। फिर इन सारे प्रोडक्ट को आपने ऐड करवाया, कितना आ गया? 14,20,000। उसके बाद में मैंने ये कहा इसी 14,20,000 पे 9% के हिसाब से सिर्फ एक महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, क्योंकि आपका कॉमन फैक्टर कितना निकला बेटे? 1/12। समझ में आया हाँ या ना? तो सर इस मेथड को आप क्या नाम दोगे? इस मेथड को बेटे मैंने पहले प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या? सर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्ट, इसलिए इस मेथड का नाम बना दिया गया प्रोडक्ट मेथड। क्या नाम है बेटे इसका? जल्दी बोलने का, क्या नाम है इसका? सर इसका नाम है प्रोडक्ट मेथड, सिमिलर टू एवरेज ड्यू डेट। ओके सर डन। क्लियर है इतना? यस सर क्लियर है इतना। अब बताओ बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही आया है, 10,650। अब बेटे बताओ क्या सभी को ये दोनों मेथड समझ में आ गई? एक था बेटे अपना देसी तरीका, ये जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके आपको दिखाया था, ये है आपका देसी तरीका, ठीक है ना? क्या सर हम देसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं? देसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन देसी तरीके से किया गया कैलकुलेशन किसी को भी समझ में आ जा सकता है। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? आपको कैलकुलेशन करना है, सही सही कैलकुलेशन करना है, आंसर भी निकालना है, लेकिन कैलकुलेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके करना है ताकि किसी के पल्ले ही ना पड़े कि तुमने कैलकुलेशन कैसे किया। तब तो लोग मानेंगे कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। ऐसे सीधे सीधे तो बेटे दूध वाला भी कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है ना? क्या आप और मैं दूध वाले की कैटेगरी में आते हैं? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो आप? तो मैंने कहा नहीं, कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड करो। जब कैलकुलेशन को ऐसे कॉम्प्लिकेटेड करोगे और इस तरीके से जब आप अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो सामने वाला बोलेगा भगवान जाने कैसे निकाला, लेकिन आंसर तो एकदम सही आया है। भाई अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो निकाला होगा उसने, जैसे भी निकाला होगा। अब अपने को थोड़े ना समझता, वो सीए है, हम थोड़े ना सीए हैं। तो बेटे ये तरीके हैं अलग अलग। आगे चलूं? हाँ सर आप आगे चलो, डन। तो आपके पास में एक सिंपल मेथड भी है और आपके पास में बेटे एक प्रोडक्ट मेथड भी है। सर क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रोडक्ट मेथड को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी यूज किया जा सकता है? बिल्कुल यूज किया जा सकता है। क्यों नहीं यूज किया जा सकता? कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। प्रोडक्ट मेथड अपने आप में एक यूनिवर्सल मेथड है, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, हम यूनिवर्सल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है? क्या करना है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। लो बेटे अगले टॉपिक के ऊपर आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये कहते हैं मान लो एक्स नाम का एक पार्टनर है, इसने कुछ पैसे विड्रॉ कर रखे हैं। 29 फरवरी को 500, 31 मार्च को 400, 30 जून को 600, 31 अक्टूबर को 800 रुपीज विड्रॉ किए हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट हो 6% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके बताओ। क्या करने का है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का है। शुरू करें? यस सर, हाँ या ना? जल्दी बता। तुम लोग हाँ नहीं बोलते यार, बड़ी दिक्कत है, भगवान कसम बता रहा हूं ना। हाँ ऐसे हाँ हाँ बोलते रहा करो, या तो कुछ नहीं तो बेटे ऐसे हाँ नहीं बोलना। टाइप करने में दिक्कत हो रही है तो अपने अपने वीडियो कैमरे चालू कर लो, ठीक है ना? कम से कम ऐसे सर हिला दिया करो तो भी मान लिया करूंगा कि बच्चे हाँ बोल रहे हैं। तो मैं वीडियो कैमरा चालू करना नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल हालत में तो तुम अपना क्या लेक्चर अटेंड कर रहे हो नालायक। मैं पक्की बात है ना, कोई रजाई के अंदर घुसा पड़ा होगा। सर की क्लास कितने बजे? 1:15, मम्मी खाना दे दो, मम्मी सर की क्लास है, जल्दी से खा के मैं रजाई के अंदर घुस जाता हूँ। खाना खाए रजाई के अंदर घुस गए आराम से। बेटे कई तो पता है ऐसे लेटे होंगे आराम से, मोबाइल पकड़ा होगा। और कई तो इतने खतरनाक होंगे, वो मोबाइल लगाने वाला ऐसा ऊट पटांग स्टैंड नहीं आता, वो भी अपने बिस्तर पे फिट कर लिया होगा उन लोगों ने। आगे चलूं? सर आपको बड़ी नॉलेज है, क्या करोगे बेटे? तुम लोगों के साथ में रह रह के थोड़ी दुनियादारी बेटे मुझे भी आने लगी है। सर इससे ज्यादा दुनियादारी मत सीख लेना सर, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। आगे चलूं? यस सर। आगे चलूं? यस सर आप आगे चलो। सर आपको कैसे पता? बेटे सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक पढ़ाता हूं,
और हर स्टूडेंट हर बैच के साथ में ये हरकतें होती हैं। लेकिन कई बार होता ये कि स्टूडेंट अपना ना वीडियो चालू करके भूल जाते हैं कि वीडियो चालू है और अपनी हरकतें पटकते रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि नवनीत सर तो नहीं देख रहे। लेकिन अब उनको कैसे समझाऊं कि नवनीत सर सब कुछ देख रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलो। हाँ सर आगे चलो, ठीक है, डन। सब प्रोडक्ट मेथड लगानी है सर, लगा देंगे प्रोडक्ट मेथड। अब बताओ बेटे, अगर किसी ने 29 फरवरी 2020 को 500 रुपीज विड्रॉ, मेथड कौन सी लगानी है सर? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड लगाने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है सर? हमने कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट। ओके, अब प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए सर? दो चीजें, एक तो चाहिए अमाउंट, वो तो क्वेश्चन ने वैसे ही सजा के दे रखा है। दूसरा क्या चाहिए सर? चाहिए यहां पर नंबर ऑफ मंथ्स। ओके बेटे, अगर किसी ने 29 फरवरी 2020 को ड्राइंग करी है तो बताओ बेटे कितने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए, कितने महीनों के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए सर? जनवरी फरवरी 2 महीने को तो छोड़ दो। 2 महीने क्यों बेटा? ऑलवेज रिमेंबर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब से कब तक के लिए निकलती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टू ईयर एंड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब से कब तक कैलकुलेट होती है? ओपनिंग डेट टू चेंज ऑफ कैपिटल, यानी अगर मान लो आप अपनी कैपिटल में कुछ प्लस माइनस कर रहे हैं तो ओपनिंग डेट से लेके जिस दिन प्लस माइनस किया तब तक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होती है। ठीक है ना? लेकिन अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो जिस दिन आपकी ड्राइंग हुई है उस दिन से लेके ईयर एंड तक के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ड्राइंग किस दिन हुई सर? 29 फरवरी को। ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर को। तो बता बेटा जल्दी से, 29 फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए सर? 10 महीने हो गए। वेरी गुड। मेरे को ना सबसे बढ़िया हिसाब किताब लगता है मरजान का। अपना वीडियो कैमरा चालू करके बैठो, समझ में आ गया? मरजान बेटे ना टाइप कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सवाल हो गया, समझ में आ गया, यस सर, तुरंत अंगूठा दिखा देता है बेटे वीडियो कैमरे पे, काम ही खत्म। मतलब होना ही नहीं सर दर्द वाला काम। नहीं समझ में आया, हाँ आगे बेटे। वैभवी का भी यही हाल है, ठीक है ना? वैभवी और मरजान दो लोग प्रॉपर तरीके से अपना वीडियो कैमरा चालू करते हैं। और बेटे अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ये बोलते भी नहीं कि सर समझ में नहीं आया, चुपचाप ऐसा अंगूठा दिखा देते हैं डाउन वाला, सर पल्ले नहीं पड़ा, देख लो आप क्या करना है अब। ठीक है ना? आंसर अगर आना है तो बेटे छोटे मोटे आंसर वो उंगलियों पे दे देते हैं। अभी कहा 10 महीने, तो बेटे मरजान ने पहले दिखा दिया सर 10 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, किस्सा खत्म। ठीक है ना? तो ये हिसाब किताब फिर भी ठीक लगता है। आगे चलूं? यस सर आगे चलो। 10 मंथ के लिए अगर किसी ने 31 मार्च को ड्राइंग करी होगी तो बताओ कितने महीनों के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए? जल्दी बोलो। अगर किसी ने ड्राइंग करी होगी 31 मार्च को तो बेटे यहां पर अभी भी 10 महीने नहीं सर, 9 मंथ के लिए यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर 30 जून को ड्राइंग करी होगी तो सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ के लिए यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 31 अक्टूबर को सर फिर नवंबर दिसंबर 2 ही महीने बच गए। तो अगर 31 अक्टूबर को ड्राइंग होती है देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर 2 मंथ। क्लियर है? यस सर क्लियर है, आप आगे बढ़ो। मैंने कहा डन। चल आगे बेटा, अभी क्या निकालना है सर? प्रोडक्ट। अमाउंट में मल्टीप्लाई कराओ नंबर ऑफ मंथ, तो फिर आपको मिलेगा आपका प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट कितना सर? 5000। 400 इंटू 9 3600, 600 इंटू 6 3600, 800 इंटू 2 इज इक्वल टू 1600। टोटल बताओ, टोटल बताओ बेटे, टोटल 13,800 की होती है बेटे टोटल। ओके सर डन, 13,800 की टोटल। अब बेटे 13,800 रुपीज पे कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड ऑन 13,800 एट द रेट ऑफ 6%। कितने महीनों के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने? बोल बेटा। 1 2 3, अच्छा एक पे रोक दिया भाई तुम लोगों ने। 1 महीने के लिए सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। ओके बताओ 13,800 का एट द रेट ऑफ 6% फॉर 1 मंथ, इंटरेस्ट कितना? 69 रुपीज। बस सर बहुत महंगाई है सर, क्या करें? महंगाई की मार देखो सर, ब्याज बट्टा भी 69 रुपीज के ऊपर नहीं जा रहा अब तो। ठीक है, बैंक वालों ने भी सत्यानाशी मचा रखी है। पहले तो एफडी में फिर भी 9% 10% का इंटरेस्ट मिल जाता था, आजकल बैंक वालों ने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कर दिया है। अब तो एफडी बनाने की इच्छा ही मर गई सर। आगे चलो, ठीक है डन। और आगे चलो, और आगे चलो बेटे, और आगे चलो। बढ़ूं आगे? यस सर आप आगे बढ़ो। डन सर, ओके ठीक है। सर क्या आपके ऊपर ही महंगाई की मार पड़ी है? बहुत जम के महंगाई की मार पड़ी है बेटे। हाँ आगे चलते हैं।
अब आ जाओ बेटे, हाँ इसके बाद क्या है, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। बेटे मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि आपके पार्टनरशिप फर्म में आपने किसी ऐसे पार्टनर को रख रखा होगा जो जिसको आपने पहले से गारंटी दे रखी होगी कि कम से कम तेरा प्रॉफिट इतना होगा, इससे कम नहीं होगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा होगा तो हम तेरे को ज्यादा प्रॉफिट देंगे। ठीक है सर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब आएंगे धीरे से। आ जाओ बेटे सर, हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल रेशो। कैपिटल का रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाए सर, क्यों निकालना है पहले तो ये बताओ, क्यों निकालना है। जैसे बेनिफिशियरी, हाँ बेटे वैभव आएंगे अभी इस पे, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा ना तब मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। हालांकि मैं आपका मॉड्यूल पलटा रहा हूं, उसमें पहले ही बीच में दिख गया तो मैंने इसके बारे में एक लाइन बोल दी, लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ना तब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। आगे चलूं? यस सर आप आगे चलो। उसके बाद अगला कैपिटल रेशो। सर कैपिटल रेशो मतलब दो पार्टनर की जो भी कैपिटल है उसके बीच में जो रेशो बनेगा उसे कहा जाता है कैपिटल रेशो। सर ये क्यों निकालना है कैपिटल रेशो? जबरदस्ती निकाले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक ठीक है। व्हाई वी आर सपोज टू कैलकुलेट द कैपिटल रेशो? हमें कैपिटल रेशो कई बार निकालने की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि कई बार पार्टनरशिप डीड के अंदर ये लिख दिया जाता है, समटाइम इन द पार्टनरशिप डीड इट विल बी रिटन दैट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशो। कई बार ऐसा लिखा होता है, कई बार लोग अपनी पार्टनरशिप डीड बनाते समय ऐसा मेंशन करते हैं कि भाई हम अपने प्रॉफिट को या पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब उस कंडीशन में आपको कैपिटल रेशो निकालना पड़ सकता है। समझ में आई बात, हाँ या ना? अरे क्लियर है? तो इसके लिए बेटे आपको कैपिटल रेशो निकालना पड़ सकता है। सर कैपिटल रेशो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है बेटे, अभी अभी मैंने आपको एक प्रोडक्ट मेथड समझाई है। अगर मान लो ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस भी करते हैं, पार्टनर्स अपनी कैपिटल विड्रॉ भी करते हैं, जितने तमाशे करना उनको करने दो, लेट देम डू ऑल द तमाशा व्हाट एवर दे वांट। ठीक है ना? हमने क्या करना है, हमने सारे तमाशों के बेसिस पर एक प्रोडक्ट निकालना है। अब प्रोडक्ट का जो रेशो बनेगा उसी को अपना कैपिटल रेशो मान लेना है। किस्सा खत्म। शुरू करें? यस सर आप शुरू करो। चलो शुरू करेंगे। कैपिटल रेशो निकालने के लिए बढ़िया सा एक एग्जांपल हमारे इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। ए एंड बी फॉर्म द पार्टनरशिप विद द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 जनवरी 2019। लो बेटे पहली डेट मिल गई। कौन सी पहली डेट मिली बेटे? इन सारे कैलकुलेशन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल कोई चीज प्ले करती है तो वो है आपका बनाया हुआ डायग्राम। डायग्राम के ऊपर जितना सॉलिड कंट्रोल आपका होगा, आपके आंसर उतनी जल्दी कैलकुलेट होंगे। अब ये डायग्राम या तो आप पेपर पे बनाएं और या तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन के नाम पे आपकी आंखों के सामने छपें। दो में से कोई एक तरीका है, लेकिन करना तो पड़ेगा आपको। आगे चले? यस सर। कौन कौन दो पार्टनर? सर ए और बी हमारे दो पार्टनर है। मैंने कहा ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा ए के लिए, नीचे वाला हिस्सा बी के लिए। डन। पहली डेट कौन सी आई? सर पहली डेट आई हमारे पास में 1 जनवरी 2019। ये कह रहे हैं 1 जनवरी 2019 को ए की, अरे यार ये तो पूरा ही मिट गया। 1 जनवरी 2019 को ए की कैपिटल कितनी? सर 1 जनवरी 2019 को ए की कैपिटल 50,000, बी की कैपिटल कितनी? सर बी की कैपिटल 30,000। आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ? हाँ सर वर्किंग में डायग्राम बना देंगे तो दिक्कत नहीं है ना? नहीं बेटे, वर्किंग में अगर आपको डायग्राम बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर याद रखना कि वर्किंग जो भी आपकी होगी, वर्किंग नोट जो भी होगा वो आपके सॉल्यूशन के एंड में होना चाहिए। और डायग्राम के बारे में तो स्पेसिफिकली मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपकी जो कॉपी मिलेगी, आपकी कॉपी का जो सबसे पीछे वाला पेज है ना, वहीं पे पूरा रफ वर्क करो ना। क्या दिक्कत है? अपने डायग्राम को बनाओ पीछे वाले पेज में। सर पार्टनरशिप पूरा सेम है ना 12th जैसा? बिल्कुल सेम है बेटे, एग्जैक्टली डिक्टो सेम है 12th के जैसा। बस 2-3 आइटम ऐसे हैं जो यहाँ पर बदल जाते हैं। जैसे 12th के अंदर अक्सर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसीज का डिटेल्ड ट्रीटमेंट नहीं पढ़ाया जाता। 12th के अंदर बेटे कई बार एन्यूटी मेथड फॉर द पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर कई बार नहीं पढ़ाया जाता। गुडविल की कैलकुलेशन की डिटेल्ड मेथड नहीं होती, ऊपर ऊपर से गुडविल की कैलकुलेशन सिखा तो दी जाती है लेकिन डिटेल्ड कैलकुलेशन नहीं होती। फिर कई बार बेटे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो ट्रीटमेंट होता है वो 11th और 12th के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? ये सब 2-4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके 11th और 12th में और सीए फाउंडेशन की पार्टनरशिप में डिफरेंट होते हैं। बाकी इसके अलावा पूरी पार्टनरशिप एकदम सेम है। तो सर आपकी क्लास अटेंड नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा सर। क्यों? क्योंकि इन्हीं 4-5 आइटम में से क्वेश्चन आना है एग्जाम में। ठीक है ना? आप बेटे मत करो मेरी क्लास अटेंड। क्या बात कर रहे हो? उठा के देख ले बेटे पिछले 5 साल के पेपर।
जो तुम्हारे 11 12 पे नहीं पढ़ाया गया है उसी आइटम से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अरे सर ये तो मजबूरी हो गई। अब बेटे मजबूरी का नाम ही तो आजकल नवनीत अग्रवाल हो गया बेटे, क्या करें अब, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ जानी, जिस दिन हमें जान जाओगे उस दिन अपनी जान से जाओगे। आगे चलूं? यस सर। डायलॉग बाजी बंद करो सर, जल्दी जल्दी पढ़ाओ। मैंने कहा सुनो क्या क्या कैसे कैसे चेंजेस हुए। पहले कह रहे हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस और दूसरा है कैपिटल विदड्रॉन। 31 मार्च को ए ने 5000 रुपीज की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। लो बेटे पहली डेट आ गई हमारे पास में, कौन सी? 31 मार्च। ए ने 5000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, ओके। उसके बाद एक डेट और आती है और वो डेट है बेटे 1 सितंबर की। 1 सितंबर को ए ने और 5500 की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। डन सर। बी ने क्या किया सर? एक डेट आई 1 जुलाई की, ये डेट आ गई सर हमारी 1 जुलाई की। 1 जुलाई को बी ने 9000 रुपीज की एडिशनल कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद एक डेट और आई सर 1 नवंबर की। 1 नवंबर को बी ने और 4000 रुपीज का एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अभी मैंने जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है मैंने उसी को यहां पर डायग्राम में प्लॉट किया है और इसके अलावा मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। इतना क्लियर है बेटे, समझ में आ गया डायग्राम कैसे बनाना है? हाँ सर, डायग्राम कैसे बनाना है वो हमारे समझ में आ गया, इसकी आप टेंशन मत लो सर। अब हम तो अकाउंटेंट कम रह गए हैं आजकल, हम सर अकाउंटेंट कम रह गए हैं, पेंटर ज़्यादा हो गए हैं। आजकल हमारे घर वाले हमसे पूछते हैं बेटा तो सीए कर रहा है कि तू ड्राइंग की क्लास अटेंड कर रहा है? फिर हम जैसे ही कहते हैं नहीं मम्मा मैं तो सीए ही कर रहा हूँ लेकिन ये डायग्राम बनाना पड़ते हैं, तो फिर हमारे घर वाले कहते तू अपना टीचर क्यों नहीं बदल देता बेटे? हमको तो पता नहीं चल रहा है ये तेरा टीचर तेरे को सीए बनाने में लगा है या ड्रॉयर मतलब कि पेंटर बनाने में लगा हुआ है। फिर सर हम जवाब देते कि मम्मा वो तो सेफ साइड के लिए कि सीए ना बन पाए तो कम से कम पेंटर बना के दो वक्त की रोजी रोटी का तो जुगाड़ कर ही ले अपना, ठीक है ना। ऐसा सर हमारा कुछ विचार बन रहा है। ओके सर डन, आगे चलो फिर। हाँ, कैपिटल विदड्रॉन, कब किसने कितनी कितनी कैपिटल विदड्रॉ किया है ये कहना है बेटे 31 मार्च को बी ने 2000 रुपीज की कैपिटल विदड्रॉ करी है। ये रहा बेटे आपका 31 मार्च और 31 मार्च को बी ने 2000 की कैपिटल विदड्रॉ करी है। तो बेटे विदड्रॉ करी है तो मैं लिख देता हूं माइनस और यहां पे लिख देता हूं 2000। डेट तो पहले से डली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 जुलाई को ए ने 3000 रुपीज विदड्रॉ किए हैं। ये लो बेटे 1 जुलाई को ए ने 3000 रुपीज विदड्रॉ किए हैं। फिर उसके बाद में 1 सितंबर को बी ने 1000 रुपीज विदड्रॉ किए हैं। ये लो बेटे बी ने 1000 रुपीज विदड्रॉ कर लिए। फिर सर 1 नवंबर को ए ने 4500 रुपीज विदड्रॉ किए हैं। ओके बेटे ये लो इसको ही माइनस कर दिया। अब बेटे यहां पर निकालना है कैपिटल का रेशो। काम शुरू करें। हाँ आगे बेटे काम शुरू करें। गजब था गुरुजी, बेटे अपना काम ही गजब वाला है, ठीक है ना। इतने दिन में तुम्हें समझ में नहीं आया बेटे, अपने पूरे काम गजब ही वाले रहते हैं, ठीक है ना। हल्के फुल्के काम तो अपन ने किए ही नहीं आज तक। आगे चलूं क्या? वी आर नॉट सपोज टू डू हल्का फुल्का काम, ठीक है ना। चिल्लर में तो काम ही नहीं करना बेटे अपन ने। जब भी काम करना होलसेल में ही करना। किसी ने अगर कभी बेटे सीए बनने के बाद कोई आया, किसी ने कहा मेरा ITR फाइल कर दो, सीधे बोलना फीस लगेगी 20,000 रुपए। वही बोलेगा साले 20,000 का तो टैक्स नहीं भर रहा सरकार को, तू 20,000 रुपए का ITR। बोलना ऐसा नहीं है, तेरा अकेले का ITR है ना, इसलिए 20,000 रुपए ले रहा हूँ, ठीक है ना। 2 ITR लेके आएगा ना तो फिर फीस लगेगी 30,000 रुपए। 5 ITR लेके आएगा ना तो फिर फीस लेंगे हम तेरे से 50,000 रुपए, यानी पर ITR कितनी हो गई? 10,000। 10 ITR लेके आएगा ना तो तेरे से फीस लेंगे हम 75,000, फिर पर ITR की फिर फीस कितनी होगी? 7,500। ऐसे काम करना, ठीक है ना। तो ऐसे होलसेल में काम करना। अच्छा थैंक यू बेटे, आगे चलते हैं। ओके सर आगे चलो। अब पहले ए के हिसाब से अब क्या करना है सर? हमने यहां पर कैपिटल रेशो निकालना है। कैपिटल रेशो निकालना है तो बेटे आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको यहां पर एक तो चाहिए अमाउंट और एक चाहिए आपको मंथ्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेट हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। पहले ये काम करेंगे बेटे हम ए के लिए। किसके लिए काम करेंगे सर? पहले ए के लिए काम करेंगे, बाद में हम बी के लिए काम करेंगे। ओके सर डन। काम शुरू करूं? यस सर, आप काम चालू करो। डन। लो बेटे सबसे पहले ए की एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर ए की कैपिटल कितनी थी सर? 5,000 थी, 50,000 रुपीज ए की कैपिटल थी। बताओ बेटे 50,000 ए की कैपिटल कितने महीनों तक आउटस्टैंडिंग रही?
सर ऐसे कितनी लगती है ITR की? कभी कोई बेटे 500 रुपये लेके काम कर देता है, कोई 2000 रुपये लेता है, कोई 5000 रुपये लेता है, डिपेंड करता है कि आपकी ITR के अंदर टैक्स लायबिलिटी कितनी निकलती है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो बताओ बेटे 50,000 रुपीज की कैपिटल कब तक आउटस्टैंडिंग रही? सर 31 मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च। तो ये कैपिटल 3 महीनों तक आउटस्टैंडिंग रही। 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपीज का और एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो बताओ ए की कैपिटल कितनी हो गई? सर 55,000 की हो गई ए की कैपिटल। अब ये 55,000 ए की कैपिटल कब तक आउटस्टैंडिंग रही? सर ये आउटस्टैंडिंग रही 1 जुलाई तक, यानी अप्रैल मई जून, अगले 3 महीनों तक 55,000 की कैपिटल आउटस्टैंडिंग रही। फिर ए ने 3,000 की अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लिया। अब बताओ बेटे ए की कैपिटल कितनी हो गई? सर अब यहां पर ए की कैपिटल हो गई 52,000, और ये 52,000 की कैपिटल कब तक आउटस्टैंडिंग रही? सर 1 सितंबर तक। यानी कब से कब तक? सर जुलाई ले लो, अगस्त ले लो, सितंबर मत लेना, 2 महीनों तक ये कैपिटल आउटस्टैंडिंग रही। तो यहां पर कैपिटल हो गई आपकी 52,000 और ये अगले 2 महीने तक आउटस्टैंडिंग रही। इसके बाद ए ने फिर 5,500 रुपीज की एडिशनल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया। अब बताओ ए की कैपिटल कितनी हो गई? सर 52,000 प्लस 5,500 इज इक्वल टू, मुस्कान का आंसर एकदम सही, 57,500। ये कब तक आउटस्टैंडिंग रही? सर ये आउटस्टैंडिंग रही अब 1 नवंबर तक। यानी कब से कब तक? सर सितंबर ले लो, अक्टूबर ले लो, नवंबर को मत रखना, मतलब ये 2 महीने तक आउटस्टैंडिंग रही। इसके बाद 57,500 की कैपिटल अगले 2 महीने तक आउटस्टैंडिंग। फिर बेटे इसने 4,500 रुपीज विड्रॉ कर लिए। अब ए की कैपिटल कितनी? सर अब ए की कैपिटल हो गई 53,000। 53,000 की कैपिटल कब से आउटस्टैंडिंग रही? सर ये ईयर एंड तक 31 दिसंबर तक आउटस्टैंडिंग रही। यानी कब तक? सर 1 नवंबर और 1 दिसंबर, 2 महीने तक आउटस्टैंडिंग रही। तो इसके बाद 53,000 की कैपिटल अगले 2 महीने तक आउटस्टैंडिंग रही। लो बेटे अमाउंट ऑफ कैपिटल भी आ गया, नंबर ऑफ मंथ भी आ गया, मल्टीप्लाई करो, इससे मिलेगा प्रोडक्ट। 50,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,50,000। 55,000 इंटू 3 1,65,000। 52,000 इंटू 2 52,104 1,04,000। 57,000 इंटू 2 50 1 7.5 15 1,15,000। 53,000 इंटू 2 1,06,000। डन? यस सर डन। सबका टोटल करो। सर वो भी आप ही कर लो। हाँ सब काम मैं ही कर लेता ना, पेपर तो मैंने देना है दिसंबर में जाके, नालायक। हाँ 6,40,000 सर ये आ गया सबका टोटल, यानी ये कैलकुलेट हो गया आपका प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट के आगे कुछ और भी करना नहीं, प्रोडक्ट के आगे कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेना है। अब किसके लिए प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे? सर अब प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे बी के लिए। पहला कॉलम कौन सा? अमाउंट, फिर नंबर ऑफ मंथ, फिर प्रोडक्ट। अब बेटे सेम कैलकुलेशन होगा आपका बी के लिए। बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी? सर बी की ओपनिंग कैपिटल थी 30,000। अमाउंट कब तक आउटस्टैंडिंग रही? सर ये 31 मार्च तक आउटस्टैंडिंग रही, 3 महीने तक। ओके मंथ्स। उसके बाद बी ने 2,000 विड्रॉ कर लिया, तो अब कैपिटल कितनी हो गई? 28,000। यहां पर कैपिटल हो गई आपकी 28,000। ये कब तक आउटस्टैंडिंग रही? 1 जुलाई तक। यानी कितने महीने? सर अप्रैल मई जून, 3 मंथ तक ये आउटस्टैंडिंग रही। ये लो बेटे 3 मंथ। उसके बाद फिर इसने 9,000 रुपीज एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, तो कैपिटल कितनी हो गई? सर 37,000। 37,000 की कैपिटल 1 सितंबर तक, यानी 2 महीने तक आउटस्टैंडिंग रही, 2 मंथ। फिर इसने 1,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया, तो अब इसकी कैपिटल हो गई 36,000। 36,000 की कैपिटल भी अगले 2 महीने तक आउटस्टैंडिंग रही। 36,000 की कैपिटल अगले 2 महीने तक आउटस्टैंडिंग रही। फिर इसने 4,000 और इंट्रोड्यूस किया, तो अब इसकी कैपिटल हो गई 40,000, और ये 40,000 की कैपिटल नेक्स्ट 2 मंथ तक आउटस्टैंडिंग रही। 40,000 2 मंथ। लो बेटे मल्टीप्लाई करो, इससे कैलकुलेट होगा बेटे आपका प्रोडक्ट। 30,000 इंटू 3 90,000। 28,000 इंटू 3 30 90 6 कम करो 84 84,000। एक जोत ने तो बेटे पूरे ही आंसर छाप दिए। अगला है बेटे 74,000। अगला है बेटे 72,000। अगला है इसके बाद में 80,000। एक जोत टोटल भी बताओ, एक जोत टोटल बताओ। 4 लाख
4 लाख रुपीस का सर टोटल। ये लो बेटे, ये आ गया आपका प्रोडक्ट। अब क्योंकि आपने अपने कैपिटल के प्रोडक्ट कैलकुलेट किए हैं तो इसी से आपका निकल जाएगा कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू 6,40,000 रेज टू 4 lakhs। सर 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 कैंसिल कर दो। अब बच गया सर 64 रेज टू 40। 4 से कैंसिल करो, ये हो जाएगा 10 टाइम 4 2 6 16 रेज टू 10। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। 2 से कैंसिल, इसको भी 2 से कैंसिल कर दो तो हो जाएगा 8 रेज टू 5। ये होगा बेटे फाइनली आपका कैपिटल रेशो 8 रेज टू 5। समझ में आ गया बेटे सभी को हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल रेशो विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मेथड? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, और आगे चलो और आगे चलो। लो बेटे अब आ जाओ मेन फ्रेम इलस्ट्रेशन पे। मेन फ्रेम इलस्ट्रेशन में इसलिए कहता हूं क्योंकि इसके अंदर आपने अभी तक जितने भी एडजस्टमेंट सीखे हैं सारे एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए। टोटल इलस्ट्रेशन कितने चेक करना जरा एक बार। टोटल नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन कितने हैं चेक करो एक बार। नौ इलस्ट्रेशन है। ओके, 5वां चल रहा है, इसके बाद 4 और बाकी है। ठीक है सर, डन। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। सर इफेक्टिव कैपिटल क्या है? कुछ नहीं है बेटे, आपने अभी अभी ये जो प्रोडक्ट मेथड पर कैपिटल कैलकुलेट करी है, अगर मैं इसी को डिवाइडेड बाय 12 कर दूं, बताओ बेटे आपका पहला प्रोडक्ट कितना आया था? सर ए के लिए प्रोडक्ट आया था 6,40,000। इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 12 कर दूं तो ऐसा नहीं लग रहा है ये निकल आएगी बेटे कैपिटल पर मंथ? बोलो ना, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अच्छा 11 इलस्ट्रेशन, कोई बात नहीं। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। डिवाइडेड बाय 12 कर दूं तो क्या निकल आएगा? कैलकुलेट कैपिटल पर मंथ निकल आएगी। और उसके बाद दूसरी कैपिटल बी की कितनी निकली थी? सर 4 लाख रुपीज। 4 लाख को अगर डिवाइडेड बाय 12 कर दूं तो कितना निकल आएगा? सर ये भी निकल आएगी कैपिटल पर मंथ। निकालना नहीं है अनमोल, निकालना नहीं है, निकालना नहीं है। तो आप इसको पर मंथ या एनुअल बेसिस पर एनम बेसिस पर अगर कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट मेथड के थ्रू तो इसे कहा जाता है इफेक्टिव कैपिटल। यानी यहां पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है और ज्यादा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। They had rupees 1,60,000 respectively in their capital account on 1st January 2019. Done. A introduced the further capital of rupees 10,000 on 1st April 2019 and another 5,000 on 1st July 2019. On 30th September 2019, A withdrew rupees 40,000. On 1st July 2019, B introduced the further capital of rupees 30,000. The partner drew the following amount in anticipation of profit. पहले लिख दिया बेटे, प्रॉफिट की एंटिसिपेशन में ये अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी ये क्या है? ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग किसके अगेंस्ट में हो रही है? सर ड्रॉइंग अगेंस्ट में हो रही है प्रॉफिट के। और ड्रॉइंग क्योंकि आपके प्रॉफिट के अगेंस्ट में हो रही है, इसका मतलब ड्रॉइंग आपके लिए कौन सा आइटम होगा? रेवेन्यू आइटम की कैपिटल आइटम? बोलो बेटे, ड्राइंग आपके लिए कौन सा आइटम है? रेवेन्यू आइटम की कैपिटल आइटम? सर ये होगा हमारे लिए रेवेन्यू आइटम। वेरी गुड, आगे चलते हैं। A drew 1,000 per month at the end of each month beginning from January 2019. B drew rupees 1,000 on 30th June and 5,000 on 30th September 2019. 12% per annum interest on capital is allowable and 10% interest on drawing is chargeable. Date of closing 31 December 2019 है। क्या क्या चाहिए? ये कह रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके बताओ। शुरू करें, हाँ या ना? यस सर, आप चालू करो। ठीक है, सबसे पहले तो कह रहे हैं कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फिर आपको क्या चाहिए? सर इफेक्टिव कैपिटल चाहिए। इफेक्टिव कैपिटल चाहिए और बेटे मजे की बात यह है उसी में अगर मैं एक कदम आगे बढ़ जाऊंगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ जाएगा। शुरू करें? यस सर, शुरू करो। चलो बेटे ए की, पहले बेटे ए के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ए की कैपिटल थी 1 लाख रुपीज। डेट क्या थी? 1 जनवरी 2019। ये लो बेटे कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। अरे यार ये तो इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ही बिगाड़ के रख दिया जबरदस्ती। बता रहा हूँ नहीं, इंस्टीट्यूट वाले जो फालतू के तमाशे करते हैं इसलिए दिमाग खराब होता है। जब एक फॉर्मेटिंग एक मेथड समझा दी बच्चों को तो काय को 10 टाइप की मेथड अलग अलग समझाना। लो बेटे सबसे पहले ए के लिए कैलकुलेट करेंगे अमाउंट। पहले कैपिटल कितनी थी ए की? सर ए की पहले कैपिटल थी 1 लाख रुपीस की। कब तक ये आउटस्टैंडिंग रही? बताओ बेटे कितने महीनों तक आउटस्टैंडिंग रही? ए इंट्रोड्यूस द फर्दर कैपिटल 10,000 ऑन 1 अप्रैल 2019।
यानी ये 1 लाख रुपीस की कैपिटल 1 अप्रैल 2019 तक आउटस्टैंडिंग रही। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों तक ये कैपिटल आउटस्टैंडिंग रही। इसके बाद में इसने जैसे ही 10,000 की एडिशनल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया, अब ए की कैपिटल कितनी हो गई सर? ए की कैपिटल हो गई 1,30,000। और ये कितने महीनों तक आउटस्टैंडिंग रही सर? जब तक अगला चेंज नहीं आता तब तक। अगला चेंज कब आया? अनदर 5,000 ऑन 1 जुलाई 2019। लो बेटे, यानी ये कैपिटल अगले 1 जुलाई 2019 तक आउटस्टैंडिंग रही। अरसलान का आंसर एकदम सही, सभी का आंसर सर यहाँ पर 1 लाख, अच्छा 10,000, अरे 10,000 है तो हो जाएगा 1,10,000। ये अगले 3 महीने तक आउटस्टैंडिंग रही। ओके सर, डन। हाँ, हो गया, कर दिया बेटे 1,10,000। रिया, सोनू, अनमोल, कर दिया। आगे चलते हैं। ठीक है सर, आगे चलो एक कदम और। इसके बाद अब क्या हुआ सर? 5,000 और इन्वेस्ट करने के बाद अब इसकी कैपिटल हो जाती है 1,15,000। बताओ बेटे ये कैपिटल कब तक आउटस्टैंडिंग रही सर? जब तक अगला चेंजेस नहीं आएंगे। अगले चेंजेस कब आए सर? ऑन 30 सितंबर। यानी ये अगस्त, सितंबर 2 ही महीने तो हुए ना? नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने होने चाहिए। हाँ सर, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने। तो 11,500 की कैपिटल अगले 3 महीनों तक आउटस्टैंडिंग रही। डन? यस सर, डन। अब इसके बाद क्या हुआ सर? इसने 40,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। ओह माय गॉड, बताओ बेटे 1,15,000 में से 40,000 माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा? 1,15,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 75,000 की कैपिटल बाकी है सर। और ये कितने महीनों तक आउटस्टैंडिंग रही सर? ये चेंजेस आए हैं 30 सितंबर को। ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सभी के आंसर एकदम सही। सबको बेटे महीने महीने कैलकुलेट करते बनने लगे। अरे सर, वो तो एवरेज ड्यू डेट भी सीख लिया था अपन ने। प्रोडक्ट बताओ बेटे, प्रोडक्ट कितना? 1 लाख इंटू 3 इज इक्वल टू 3 लाख। 1,10,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 3,30,000। 1,15,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 3,45,000। 75,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 2,25,000। टोटल 13,35,000 है। 12 लाख, 3, 6, 9, 9 2 11, 12 लाख रुपए। ठीक है, हाँ 12 लाख रुपीज। ठीक है, हाँ आगे चलते ना बेटे। अरुण, आपके डाउट पे भी आता हूं, रुक जाओ अभी। यहां पर कैपिटल कितनी है? 12 लाख रुपीस की कैपिटल आ गई ए के लिए। अरुण ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है सर। उस अरुण ने पूछा है कि सर यहां पर जब ड्राइंग एंटिसिपेटेड प्रॉफिट के अगेंस्ट में हो रही है तो आप अपनी ड्राइंग को कैपिटल में से क्यों माइनस कर रहे हो? रुक जाओ बेटे अरुण, आपके डाउट पे भी आता हूं मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले बी के लिए कैलकुलेशन कर लूं। हाँ सर, कर लो, लगे हाथ तो उसमें क्या है। बी के लिए अमाउंट ऑफ कैपिटल, नंबर ऑफ मंथ, और उसके बाद मुझे निकालना है यहां पर प्रोडक्ट। सबसे पहले बी की कैपिटल कितनी थी सर? बी की कैपिटल थी 60,000 रुपीज की। 60,000 रुपीज बी की कैपिटल थी। कितने महीनों तक आउटस्टैंडिंग रही सर? बी का जो फर्दर चेंज आया है वो 1 जुलाई को आया है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ 6 मंथ, बिल्कुल ठीक बेटे, ये 6 मंथ तक आउटस्टैंडिंग रही। 6 मंथ के बाद बी ने और 30,000 इंट्रोड्यूस कर दिए, मतलब इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 90,000। इसके बाद बेटे कोई चेंजेस नहीं आए हैं। इसका मतलब ये 90,000 की कैपिटल भी अगले 6 मंथ तक आउटस्टैंडिंग रही। 60,000 इंटू 6 इज इक्वल टू 3,60,000। 90,000 इंटू 6 इज इक्वल टू 5,40,000। टोटल 5, 3, 8 और 1, 9 लाख रुपीज का सर टोटल बनता है। इतना ठीक। तो अगर मैं यहां पर कैपिटल रेशो निकालना चाहूं, इफ आई एम सपोज टू कैलकुलेट कैपिटल रेशो इन बिटवीन ऑफ ए एंड बी, तो यहां पर बेटे ए की कैपिटल का प्रोडक्ट आया है 12 लाख रुपीज, बी की कैपिटल का प्रोडक्ट आया है 9 लाख रुपीज, और अगर दोनों के बीच में रेशो निकालूं तो सर 3 से कैंसिल करा दो, 3 लाख से कैंसिल करा दो, तो ये हो जाएगा 3 लाख इंटू 3 9 लाख, 3 लाख इंटू 4 12 लाख। तो बेटे इनका कैपिटल रेशियो आएगा 4:3। डन यहां तक? यस सर, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। सर यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है सर। मैंने कहा ये लो बहुत आसान है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा सुनो, ये है बेटे आपकी प्रोडक्ट 12 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? कैपिटल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम।
तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। डन, मानते हैं इस बात को, यस और नो? यस सर, डन। कितने महीनों के लिए प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हैं? यस, 1 महीने के लिए। वेरी गुड। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर 1 मंथ। बोला बेटा लवकर। सर 12,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया सर ए के लिए। अब निकालो बी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर बी की इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट हुई है 9 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 12% फॉर 1 मंथ। बोलो सर इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 9,000 रुपीज। इतना क्लियर है? यस सर, इतना क्लियर है। डन। यहां तक सबका क्लियर है? यस सर, यहां तक सभी का क्लियर है। अब आ जाओ एक कदम और क्या चाहिए सर? 2 चीजें कैलकुलेट हो गई सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट हो गया। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी कैलकुलेट करना है, तो यहां पर वैसे ही प्रोडक्ट मेथड यूज की जा सकती है। कब कब ड्राइंग हुई? सर एक ही ड्राइंग हुई है 1,000 रुपीज पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अगर जब कभी लिखा हो एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तब उस कंडीशन में आप यहां पर हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे ओनली फॉर 5.5 मंथ। ठीक है ना? आओ बेटे शुरू करें। नहीं ये नहीं, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए के लिए बेटे यहां पर ड्राइंग कितनी थी? सर ए के लिए और डिटेल में लिख देते तो क्या चला जाता है इंस्टीट्यूट का। आओ बेटे अब कैलकुलेट करें यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले ए के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन का कहना यह है कि ए ने हर महीने 1,000 रुपए विड्रॉ किए हैं। अब सोच के देखो बेटे, अगर ए ने हर महीने 1,000 रुपए विड्रॉ किए होंगे तो साल भर में उसकी ड्राइंग कितनी रही होगी? 1,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 12,000 रुपीज की रही होगी। ठीक, यस सर। ड्राइंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना एप्लीकेबल है? सर ड्राइंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का एप्लीकेबल है, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर 10%। डन सर। और सर कितने महीनों के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे? तो बेटे यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे 5.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट। तो बेटे हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 12। सर सब समझ में आया? ये 5.5 क्यों लिया ये समझ में नहीं आया? बोलो ना बेटे, सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ रुको वो भी समझाता हूं बेटे, कोई बात नहीं। लो बेटे कैलकुलेट करो पहले 12,000 एट द रेट ऑफ 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। देखना जरा कितना होता है यार। 550 सर। ओके सर, क्योंकि 12 में किया था, 12 में किया था, 12 मंथ पढ़ा था। अच्छा 12th में पढ़ा था। ओके अच्छा, क्योंकि 12th में किया था। अबे मैं कारण पूछ रहा हूँ, कह रहा सर 12th में किया था इसलिए सीए फाउंडेशन में भी कर देना है। ये कोई रीजन हुआ अभी तुम्हारा है? मतलब तुम ना टीचर का बिल्कुल ऐसी बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती कहते हैं ना, गजब बेइज्जती है, ऐसी गजब बेइज्जती वाला डायलॉग याद करा देते तुम कहते सर 12th में किया था ना इसलिए अभी भी कर दे रहे हैं हम यहाँ पर। नालायको, शर्म से मारे डूब मरो। हाँ आगे चलो, कितना आया सर? 550। तो बेटे ऐसे तो पूरा पार्टनरशिप 11th और 12th में पढ़ रखा है। जो जो नए वाले टॉपिक है वो पढ़ा देता हूँ, कल खत्म हो जाएगा अपना पार्टनरशिप, खेला खत्म। काय को इतना डिटेल में हमारी करवा रहे फिर? आगे चलें? यस सर आगे चलो, ठीक है। सर 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 मैंने कहा क्या हुआ बेटे बताओ। सर अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ की जगह एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होता तो आप क्या करते? तो बेटे ऑलवेज रिमेंबर, हाँ, मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड। अच्छा ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्वेल्व प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके बेटे, पता तुम लोग जो बताते हो ना कि सर इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, सर हम साइंस वाले हैं, हमको दिक्कत जाती है, पूरा पढ़ाओ। अच्छा ठीक है। नहीं, जब तुम लोग ये बताते हो ना कि सर इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सर इसका ये वाला फॉर्मूला लिख देते, उसका वाला फॉर्मूला लिख देते हैं,
तो पता चलता है बेटे ऑल ओवर इंडिया के टीचरों ने कैसे कैसे नए नए शॉर्टकट इन्वेंट कर लिए हैं जबरदस्त तरीके से। सर ये फॉर्मूला है मंथ काउंट करने के लिए। ओके डन। सुनो, ये फॉर्मूला है मंथ काउंट करने के लिए। ओके तो बेटे यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला होगा यहाँ पर ड्राइंग एवरेज मंथ, इसको हम लोग कहते हैं जो 5.5 मंथ हमने कैलकुलेट किए ना, इनको कहते हैं बेटे हम लोग एवरेज मंथ। तो सर एवरेज मंथ कैसे निकाले जाएं? हाँ, एवरेज मंथ कैसे निकाले जाएं, तो एवरेज मंथ निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है और इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है वो भी समझा दूंगा। एवरेज मंथ कैसे निकालोगे, तो एवरेज मंथ निकालने का टोटल टाइम पीरियड, पहले तो बेटे वो टाइम पीरियड देखो जिस टाइम पीरियड में ड्राइंग हुई है। सर हमारी ड्राइंग तो साल भर चली है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारा जो ए है, ए ने हर महीने ड्राइंग करी है, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया अपना 12 मंथ। या तो लिख देना यहाँ पे प्लस या तो माइनस। सर एक साथ प्लस और माइनस दोनों कैसे आएंगे? सर आप बिना कुछ भी बात करते हो। अरे भैया अगर बिगिनिंग ऑफ पीरियड हुआ तो प्लस लेने का और एट द एंड ऑफ पीरियड हुआ तो माइनस लेने का, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सर प्लस माइनस क्या करवाना है ये तो बताओ बेटे। प्लस माइनस करवाना है टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स, ठीक है ना। कहां से कहां तक शुरू करेंगे? हाँ, कहां से कहां तक शुरू करेंगे? सबसे पहले लेंगे टोटल टाइम पीरियड। अगर क्वेश्चन में लिखा हो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो प्लस का साइन यूज करना, या क्वेश्चन के अंदर लिखा हो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर तो प्लस का साइन। अगर क्वेश्चन में लिखा हो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक तो प्लस का साइन, यानी जहां जहां बिगिनिंग ऑफ पीरियड होगा वहां पे प्लस का साइन। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड या एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, या क्वेश्चन में लिखा हो एट द एंड ऑफ एवरी वीक, अगर ऐसा लिखा हो तब उस कंडीशन में माइनस का साइन यूज करेंगे। सर प्लस माइनस क्या करवाना है? दो ड्राइंग के बीच का जो टाइम गैप होगा उस ड्राइंग के बीच के टाइम गैप को यहां पर प्लस या माइनस आपने करवाना है। जैसे अगर हर मंथ ड्राइंग हुई तो दो ड्राइंग के बीच का टाइम गैप कितना रहेगा? 1 महीने का। अगर हर क्वार्टर में अगर ड्राइंग हो रही है तो फिर दो ड्राइंग के बीच का टाइम गैप कितना रहेगा? 3 महीनों का। हाँ, तो बेटे दो ड्राइंग के बीच का टाइम गैप कितना रहेगा? 3 महीने का रहेगा। समझ में आ गई बेटे? अगर मैंने कहा कि ए ने ड्राइंग करी है 4000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो पहली ड्राइंग कब हुई? 1 जनवरी को। दूसरी ड्राइंग कब होगी? सर एक क्वार्टर खत्म होने के बाद, यानी जनवरी फरवरी मार्च जब एंड होगा तो अगली ड्राइंग कब होगी? 1 अप्रैल को। तो पहली ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग के बीच में टाइम गैप कितना हो गया? पूरा 3 महीने का टाइम गैप हो गया। तो फिर आप प्लस माइनस क्या कराएंगे? 3 मंथ। अगर लिखा होगा यहां पर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली ड्राइंग अगर लिखी होगी एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर या एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, तो टोटल टाइम पीरियड फिर भी कितना काउंट होगा? 12 महीने। लेकिन दो ड्राइंग के बीच का टाइम गैप कितना? 6 मंथ का। तो फिर यहां प्लस माइनस कराएंगे आप 6 मंथ। इतना समझ में आया? और क्योंकि यहां पर एवरेज मंथ निकालने इसलिए इसको डिवाइडेड बाय 2 करवा दो, कहानी खत्म। तो ये इससे कैलकुलेट होगा आपका एवरेज मंथ। सर और डिटेल में बताओ। मैंने कहा सुनो, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा हो कि यहां पर एवरेज या आपके एक पार्टनर ने साल के महीने के हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग करी है, तो टोटल टाइम पीरियड 12 मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है इसलिए प्लस, और दो ड्राइंग के बीच का टाइम गैप कितना है? 1। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना? 6.5 मंथ्स। इतना ठीक। लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता कि पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तब भी ड्राइंग कब से कब तक हुई? सर जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 महीने ड्राइंग हुई सर। लेकिन क्योंकि एट द एंड ऑफ पीरियड है इसलिए प्लस की जगह क्या कराओगे? माइनस। और दो ड्राइंग के बीच का टाइम गैप कितना है? सर 1 महीने का। 12 - 1 डिवाइडेड बाय एवरेज निकालना है तो 2 कर दो, 11 बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 5.5 मंथ। सर अगर यहां पर ड्राइंग होती एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो फिर क्या होता? सोचो, पहली ड्राइंग होती बेटे फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, दूसरी ड्राइंग होती सेकंड क्वार्टर के स्टार्ट में, तीसरी ड्राइंग होती थर्ड क्वार्टर के स्टार्ट में, चौथी ड्राइंग होती फोर्थ क्वार्टर के स्टार्ट में। यानी ड्राइंग का तो पूरा पीरियड 12 महीने चला कि नहीं चला? यस सर। टोटल टाइम पीरियड हो गया बेटे 12 मंथ्स प्लस, अब क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो प्लस का साइन, और दो ड्राइंग के बीच का टाइम गैप कितना? सर दो ड्राइंग के बीच का टाइम गैप है 3 महीने का।
डिवाइडेड बाय करा दो 2 तो कितना आ गया सर 7.5 मंथ। तो फिर एवरेज पीरियड कितना होता है आपका 7.5 मंथ के लिए। क्या कह रहे हो बेटे सुमित, मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर। 6.5 मंथ तो बिगनिंग है ना। हाँ तो बेटे बिगनिंग ही तो बोला था मैंने, 6.5 मंथ के लिए बिगनिंग ऑफ पीरियड कहा था। मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि पार्टनर ने ड्राइंग करी है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो 6.5। अगर क्वेश्चन में लिखा हो पार्टनर ने ड्राइंग करी है एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो फिर एवरेज की पीरियड कितना आएगा 5.5 मंथ। अगर पार्टनर ने ड्राइंग करी हो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तब बेटे एवरेज पीरियड आएगा आपका 7.5 मंथ। लेकिन बेटे अगर पार्टनर ने ड्राइंग करी होगी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो कितना हो जाएगा सर 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ। सर ये आ जाता है हमारा यहां पर एवरेज पीरियड। समझ में आई बात? यस और नो, हाँ या ना? सर ये फॉर्मूला कहां से उठा के लाए ये भी समझा दो लगे यहां तो। बेटे ये फॉर्मूला उठा के लाया हूं, एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा जिसका नाम था बेटे पता नहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसके अंदर आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आता है ना। अरे बेटे बताओ ना, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आता है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हाँ या ना? यस सर। बस वही बेटे अरिथमेटिक सम ऑफ nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर्मूला याद है? बोलो ना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ nth टर्म इन एपी? एपी के आगे एपी में nth टर्म का सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या? लिख के बताओ बेटे, सुनाई कुछ नहीं आ रहा। a प्लस n माइनस 1 है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, n बाय 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 इंटू डी। ये थोड़ा लिख रहा था बेटे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू n बाय 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला है क्या? हाँ सर यही फॉर्मूला। और बेटे अगर लास्ट टर्म पता हो तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ nth टर्म इफ लास्ट टर्म इज नोन? अगर आखिरी टर्म पता हो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अबे यश कुमार, ये जो फॉर्मूला तुमने लिखा है ना नालायक, की nth टर्म कैलकुलेट करने का, सम ऑफ nth टर्म कैलकुलेट करने का नहीं है। मतलब हद हो गई नालायकी की, बताओ यार। हाँ, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, चारू यही फॉर्मूला है क्या सम ऑफ nth टर्म कैलकुलेट करने का? मैंने पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ nth टर्म इफ द लास्ट टर्म इज नोन? n बाय 2 a प्लस एल। ठीक है, n बाय 2 a प्लस एल, इतना ठीक है। हाँ यही फॉर्मूला है। तो बेटे मैंने भी तो वही फॉर्मूला लगाया है, n बाय 2 a प्लस एल। ऐसे ही करते थे ना आप? अरे बोलो ऐसे ही करते थे क्या बेटे? इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख दूं चलेगा? इस फॉर्मूले को बेटे ऐसा लिख देता हूं n बाय 12 और ये हो जाएगा l प्लस a। ऐसा चल जाएगा? हाँ सर उसमें क्या है, ऐसा लिख दो l प्लस a। l इज इक्वल टू क्या है, लास्ट टर्म, और a इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी बेटे पहला महीना, लास्ट टर्म मतलब 12वां महीना। समझ में आया बेटे? 12 और 1 कहां से आया है? तो बेटे लास्ट टर्म ऑफ योर, बेटे सोचो कोई भी आदमी ने अगर साल भर ड्राइंग करी होगी एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी पहले महीने की ड्राइंग हुई है 1 जनवरी 2022 को, तो इस पे आप 12 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अगली ड्राइंग होगी फर्स्ट फरवरी 2022 को, तो इस पे आप 11 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, फिर 10 मंथ का, फिर 9 मंथ का, फिर 8 मंथ, फिर 7 मंथ, फिर 6 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना, हाँ या ना? तो बेटे मैंने तो इन सबका सम ऑफ nth टर्म निकाल लेना है, कहानी खत्म। हाँ सर ऐसा भी फॉर्मूला था क्या? डूब मरो चुल्लूवर पानी में नालायको। तुम ये मुझसे पूछ रहे हो कि सर ऐसा भी कोई फॉर्मूला था क्या? ये तो तुमने नालायको अपना सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तुम्हें फॉर्मूले तक याद नहीं है, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि सर इसका फॉर्मूला क्या था? रिवाइज करो जरा बेटे, फॉर्मूले की एक शीट बनाओ, फॉर्मूले की शीट बना के बेटे अपने साथ में अपने मोबाइल फोन में लेके घूमो। एक पेपर में बेटे फॉर्मूले लिखो, एक रजिस्टर का ऐसा पेपर ले लो, इस पेपर को बीच से मोड़ो और जितने फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूले को लिखो। फॉर्मूले को लिखने के बाद उनकी फोटो खींचो, और फोटो खींचने के बाद अपने साथ में मोबाइल फोन लेके घूमो। जहां पर 5 मिनट के लिए फुर्सत हो वहां पलटा के जल्दी से फॉर्मूले देखो। वही करना पड़ता है, मजबूरी है, और कोई तरीका नहीं है इनके साथ में। ठीक है।
क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है, क्या क्या कर लोगे, इतना समझ में आ गया। तो बेटे सर हमारे लिए एवरेज पीरियड निकालने का आखिरी फॉर्मूला बताओ क्या है। तो बेटे तुम्हारे लिए एवरेज पीरियड निकालने की बॉटम लाइन है एवरेज मंथ इज इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड प्लस माइनस टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ड्राइंग। बस इतना याद रखने का और कुछ नहीं। और अगर कभी इसका डिटेल्ड वर्जन सीखना हो तो जब कभी टाइम रहेगा तब याद दिलाना, फुर्सत में इसका डिटेल्ड वर्जन सिखाऊंगा। आगे चलूं? यस सर आप आगे चलो। डन? यस सर। लेकिन बेटे ये फॉर्मूला तभी लगाना, कभी भी याद रखना बेटे, कंडीशनल फॉर्मूला यूनिवर्सल नहीं है। कंडीशनल फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला आता है कुछ कंडीशन के साथ। और कंडीशन क्या है? कंडीशन यहां पर ये है, हर एक ड्राइंग का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। अमाउंट ऑफ ड्राइंग शुड बी इक्वल, अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग शुड बी इक्वल, हर एक ड्राइंग का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। एंड दो ड्राइंग के बीच का जो टाइम गैप है वो भी इक्वल होना चाहिए। यानी दोनों कंडीशन जब एक साथ सेटिस्फाइड होगी तभी एवरेज मंथ वाली मेथड से आप फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है ना। मैंने क्या क्या बोला बेटे, ध्यान से सुनो। अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग शुड बी इक्वल, और दूसरी कंडीशन, दो ड्राइंग के बीच का जो टाइम गैप है वो हर बार एक जैसा होना चाहिए। समझ में आई बात? यस सर बात समझ में आ गई है। और इसी तरीके से फिर आप अपने इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो बेटे यहां पर अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैलकुलेट करने के लिए कुछ बचा नहीं है, एक ही ड्राइंग बता दी है बेटे। बी ने 1000 रुपीज विड्रॉ किए 30 जून को और 5000 रुपीज विड्रॉ किए 30 सितंबर को। यहां पर बेटे अमाउंट ऑफ ड्राइंग अलग अलग है, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग अलग अलग है, इसका मतलब एवरेज मंथ मेथड यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो कौन सी मेथड लगाओगे? सर बी के केस में हम लगाएंगे अपनी प्रोडक्ट मेथड। कौन सी मेथड लगेगी यहां पर? अरे कौन सी मेथड लगेगी रे बेटा? प्रोडक्ट मेथड लगेगी। ओके सर डन। चलो आगे चलते हैं। बेटे बी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोग सेल्फ बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। आगे चलें क्या बेटे? आगे चलूं हाँ या ना? यस सर आप आगे चलो, ठीक है सर डन। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 बेटे बिना पढ़े मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑलरेडी मेरा पढ़ा हुआ है। बस ये है कि जितने कैलकुलेशन आपको मैंने अभी तक सिखाए हैं उतने सारे कैलकुलेशन आपको यहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे। फिर भी साथ में हम दोनों मिलके क्वेश्चन को तो एक बार पढ़ेंगे जरूर, ठीक है ना। उसके बाद में होमवर्क होगा। ओके यस सर पढ़ो आप भी साथ में। राम रहीम स्टार्ट बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 50,000 30,000 ऑन 1 जनवरी 2019। इससे क्या मिला सर? ये मिली हमारी ओपनिंग कैपिटल। रहीम इज एंटाइटल्ड टू द सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ। Interest on capital, interest is allowed on capital and charged on drawing at the rate of 6% per annum. Profit are to be distributed equally after the above noted adjustment. above noted adjustment का मतलब रहीम को सैलरी देने के बाद, रहीम को सैलरी देने के बाद, ए और बी को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के बाद, ए और बी से उनकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेने के बाद जो बच जाएगा, आपका जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा, वो बचा हुआ प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल बेसिस पर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके सर डन। ड्यूरिंग द ईयर राम विड्रू ₹8,000 एंड रहीम विड्रू ₹10,000। सर इन्होंने ड्राइंग तो बता दी, राम ने 8,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, रहीम ने 10,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, लेकिन उन्होंने टाइम तो बताया नहीं, किस डेट को ड्राइंग करिए ये तो इन्होंने बताया नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? अब बताओ ना, क्या हम साल भर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें? नहीं बेटे, क्या होता है एक बात बताओ, आराम से सोच के देखो, प्रैक्टिकली चीजों को सोच के देखोगे तो जल्दी समझ में आएगी। ओके सर बताओ कैसे सोचना है। मैंने कहा बेटे एक बात बताओ, आपका अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ है 1 जनवरी 2019 को, एंड होना चाहिए 31 दिसंबर 2019 को। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि राम ने और रहीम ने जो 8,000 और 10,000 की ड्राइंग करी है ये किस दिन करी है। पहली अजम्पशन, अब क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है तो आपको अजम्पशन लगानी पड़ेगी। क्या मैं ऐसा मान लूं कि इन्होंने जो ड्राइंग करी है वो 1 जनवरी 2019 को करी है? अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि इन्होंने जो ड्राइंग करी है वो 1 जनवरी 2019 को करी है, तब मुझे पूरे साल भर के लिए यानी 12 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक ऑल्टरनेटिव तो ये है, पहली अजम्पशन। मैं आपको अजम्पशन बता रहा हूं, फिर आप बताना बेटे आपके लिए बेस्ट अजम्पशन आपको कौन सी लगती है, ठीक है। या तो ये मान लिया जाए कि राम और रहीम दोनों ने 8,000 और 10,000 की ड्राइंग 1 जनवरी 2019 को करी है, तब तो बेटे पूरे साल भर का इंटरेस्ट निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है।
या सेकेंड ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि मैं ये मान लूं कि इन्होंने जो ड्राइंग करी है वो 31 दिसंबर 2019 को करी है, और अगर ईयर एंड में ड्राइंग करी होगी तब यहां पर जीरो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि साल के आखिरी में तो आप इंटरेस्ट साल के आखिरी में तो आप ड्रॉ कर रहे हो। लेकिन एक अजम्पशन ये भी ली जा सकती है कि मैं ये मान लूं कि इन्होंने ड्राइंग साल के बीचों बीच में करी होगी, यानी मान लेते हैं साल के बीचों बीच यानी कितना 30 जून। अगर इन्होंने ड्राइंग 30 जून को करी होगी तो इंटरेस्ट आप यहां पर ओनली फॉर 6 मंथ कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मैं आपके पास में 3 ऑप्शन रखूं कि मान लो बेटा यहां पर ड्राइंग साल के शुरू में की गई है, या तो आप ऑल्टरनेटिव ये मान लो कि ड्राइंग यहां पे साल के आखिरी में की गई है, या तो ऑल्टरनेटिवली ये मान लो कि ड्राइंग साल के बीच में की गई है, तो आप कौन सी बेस्ट अजम्पशन लोगे? सर 6 मंथ वाली अजम्पशन बेस्ट है। साल के शुरू में और साल के आखिरी में दोनों ही अजम्पशन कहीं ना कहीं बाइज्ड हैं। अगर साल के शुरू में सारी ड्राइंग हुई होगी ऐसा मान लें तो 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ईयर एंड में पूरी ड्राइंग हुई होगी तब उस कंडीशन में यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 0 पीरियड के लिए कैलकुलेट हुआ होगा। इसीलिए यहां पर बेस्ट अजम्पशन ये है कि मान लिया जाए साल के बीच में ड्राइंग हुई है, और अगर साल के बीच में ड्राइंग हुई है तब आपके लिए एवरेज पीरियड कितना होगा? 6 मंथ का होगा। इन दैट कंडीशन यू आर सपोज टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली फॉर 6 मंथ। डन? यस और नो? हाँ या ना? The profit for the year before allowing for the terms of partnership deed came to ₹30,000। लो बेटे, मुझे अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, इसके लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए था। प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ₹30,000। Assuming the capital to be fixed, मान के चलो कि कैपिटल तुम्हारी फिक्स है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट रिलेटिंग टू पार्टनर। अब क्या बेटे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है जो आपसे ना बने? नहीं सर, सारी बातें हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ आपसे बन जाएगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, ये सारी बातें बेटे मैं आपको कल ऑलरेडी क्लास के अंदर समझा चुका हूं। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है बेटे? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैक्स टू मैक्स 5 या 6 मार्क्स के आसपास का आएगा। आगे चलूं? यस सर। सर इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ 6 मार्क्स के लिए आएगा? हाँ बेटे, इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ 6 मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आगे चलें। क्षण से जो टूटा कोई सपना, जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना लागे रे। आगे चलूं? यस सर। अनमोल तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया बेटे। सर क्या ये क्वेश्चन आ सकता है? सर वो कितने मार्क्स का आएगा वो तो बहुत दूर की बात है। ये बताओ सर, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि नहीं एग्जाम में? बेटे अब आए या ना आए, लेकिन बेसिक तो सीखना पड़ेगा ही ना। आगे चलते हैं, ठीक है सर। हाँ सर आगे चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला मामला है। ये मैंने आपको अभी डिटेल में समझाना बाकी है, इसलिए इस एडजस्टमेंट में फिलहाल आपको लेके नहीं जाऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पूरी तरह से बेटे मेरे हिस्से का क्वेश्चन है, इसके साथ आप कोई भी छेड़छाड़ ना करें, ठीक है सर? नहीं करेंगे, जैसा आप बोलोगे हमें क्या है। Illustration number 9, their capital as on according blah 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 rent paid to Bharti and the salary paid to Kriti were debited to the drawing account of the respective partner. Bharti has withdrawn 1,000 the profit for the year. रहने दो बेटे, 9th क्वेश्चन को मैं ही झेल लूंगा। ओके सर, 9th क्वेश्चन को भी आप ही झेल लेना। ओके तो कल बेटे हमारा बेसिक ऑफ पार्टनरशिप खत्म भी हो जाएगा और कल हम एक नया टॉपिक शुरू भी कर देंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बेटे, नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वीक, एबल और लेजी वाला एक क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से मुझे करवाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन भी मुझे करवाना चाहिए। हाँ क्वेश्चन बेटे प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए होमवर्क में होगा, ठीक है ना? प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सर इलस्ट्रेशन नंबर 7 कहां गया सर? बताता हूं ना बेटे कहां गया। आगे चलूं? बेटे इतना होमवर्क आपको करना है। कल वाली लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगी क्या? ऐसा नहीं है बेटे। क्यों नहीं अपलोड होगी? बिल्कुल अपलोड होगी। आगे चलूं? यस सर आगे चलो। तो ऐसी कंडीशन है बेटे, मैंने आपको जो होमवर्क दिया है, होमवर्क के क्वेश्चन बेटे आप लोग याद से करें, क्योंकि जो भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हैं और जिनके साथ में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो तो मैं क्लास के अंदर आपके साथ में डिस्कस कर ही रहा हूँ।
बस आपने बेटे अपने एंड पे जो जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे रखे उनको लेके चलना है। असल में बेटे आपने जो पूछा ना इलस्ट्रेशन नंबर 7 कहाँ गया, तो असल में इलस्ट्रेशन नंबर 7 को इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है और इलस्ट्रेशन नंबर 7 में इन्होंने कैपिटल अकाउंट बना के दिखाए हैं, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में इन्होंने कैपिटल अकाउंट बना के दिखाए हैं और कुछ भी नहीं है। सर गुडविल स्टार्ट करवाएंगे नेक्स्ट चैप्टर। हाँ बेटे अगला चैप्टर इसके बाद में जो भी होगा वही शुरू होगा, ठीक है। तो कल तो बेटे नया टॉपिक शुरू नहीं होगा, लेकिन कल बेटे 2-3 क्वेश्चन में ऐसे करवाने वाला हूं जो आपके सीए फाउंडेशन के लेवल को मैच करते हैं, ठीक। और अगर पॉसिबल हुआ तो फिर कल से एक नया टॉपिक भी शुरू कर देंगे। सर होमवर्क रिपीट कर दीजिए। अबे होमवर्क में क्या क्या दिया बताओ जल्दी, मेरे को तो खुद याद नहीं है। एक तो बेटे शायद इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 मैंने आपको होमवर्क में दे रखा है, 5 तो अभी मैंने क्लास के अंदर करवाया। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 7 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया बेटे सभी ने? अरे लिखा कि नहीं? यस सर लिख लिया। सर पार्टनरशिप का अप्रोक्सीमेट कितना लेक्चर होगा? कोई गारंटी नहीं है बेटे, यह अथाह समंदर है, ठीक है ना। कभी बेटे मुंबई में जुहू बीच के आगे खड़े होके देखना, खत्म कहाँ पे होता है समंदर वो तो पता चल जाएगा। ऐसा लगेगा कि पूरा समंदर मेरे पैरों पे आके ही खत्म होता है, लेकिन जब शुरुआत ढूंढने जाओगे तो शुरुआत नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो बस वैसे ही कुछ हाल पार्टनरशिप का है, चालू तो हो जाता है बेटे लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, ठीक है ना। सर लास्ट 10 to 12 लेक्चर इज नॉट अपलोडेड ऑन यूट्यूब। सर पूरे कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में? सर ये पूरे बेटे 10 से लेके 15 मार्क्स मैक्स टू मैक्स। हाँ 10 से लेके 15 मार्क्स का बेटे आता है, इससे ज्यादा का आपका पार्टनरशिप एग्जाम में नहीं आता है। ओके सर डन। बेटे मैं अपने हिस्से का एक क्वेश्चन अभी करवा दूं क्या? कल की क्लास में लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा। बेटे एक क्वेश्चन अपने हिसाब का करवा दूं? हाँ सर एक क्वेश्चन करवा दूं सर आप, ठीक है ना। सर आपको कैसे पता कि हम लोग ये चाहते हैं कि आप एक क्वेश्चन करवाओ? जहां स्टूडेंट ने कहा नहीं तो समझ जाओ कि हाँ सर आप करवाओ। आगे चलते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आगे चलो। यस सर इलस्ट्रेशन नंबर 8। सर खाना खाना है तो बेटे खाने को तो खाना ही है, खाना होता ही खाने के लिए है, ठीक है ना। हाँ लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि ना आप कहीं भाग रहे हैं ना खाना कहीं भाग रहा है, अभी भी खाना खाना है, 15 मिनट बाद भी खाना खाना है। ओके आगे चलो सर। हाँ A and B were the partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C for 1/6 share in the profit and guaranteed that his share of profit will not be less than इतना सारा, बाप रे 2 crore 50 lakhs, माई गॉड। नहीं ना यार कुछ कम ज्यादा है। चलो ठीक है अपने को क्या करना। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज ₹9 करोड़। ओके कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म। बेटे जब हम बात करते हैं गारंटी की तो गारंटी अलग अलग तरीके से होती है। जब कोई एक नए पार्टनर को आप एडमिशन में लेते हैं या आप अपने पार्टनर को किसी पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, हाँ सर टाटा कंपनी होगी, हाँ बेटे मेरे को भी लग रहा है कि टाटा ही कंपनी होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी पार्टनर को गारंटी देकर अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर लेके आते हैं तब उस कंडीशन में उसको जो गारंटीड अमाउंट है उतना मिनिमम प्रॉफिट तो आपको उसको देना ही पड़ेगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से उतना मिनिमम अमाउंट उसके प्रॉफिट के हिस्से में नहीं आता है तो उस मिनिमम अमाउंट को फिलअप करने के लिए डेफिशिएंसी कौन भरेगा, ये मुद्दे की बात आती है। अलग अलग कंडीशन में डेफिशिएंसी अलग अलग पार्टी यहां पर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, पहली कंडीशन है गारंटी इज गिवन बाय फर्म, दूसरी कंडीशन है गारंटी इज गिवन बाय ए, तीसरी कंडीशन है गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली। सर मैं ये पार्टनर बनना चाहूंगा तो बनो बेटे, बहुत अच्छी बात है। रात को सोना, सवेरे तक तुम इस फॉर्म के पार्टनर बने रहोगे, फिर जैसी सवेरे नींद खुलेगी फिर अपन सीए फाउंडेशन के लिए वापस। ओके फिर रात को सोना, फिर तुम इस फॉर्म के पार्टनर बन जाओगे, फिर सुबह उठोगे, फिर अपन अपनी डेली लाइफ पे वापस। ओके यस सर डन। आगे चलते हैं, ठीक है सर डन। आगे चलो आप। अरे आगे चलू क्या? यस सर आगे चलो, ठीक है। तो बेटे आपने इसको प्रॉफिट में कितना शेयर देना है? सर हमने इसको प्रॉफिट में देना है 1/6 का शेयर। कभी भी गारंटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप हमेशा एक चीज अज्यूम करके चलेंगे,
ठीक। सर पार्टनरशिप के बाद आप कौन सा चैप्टर करवाओगे? पहले पार्टनरशिप तो खत्म होने दे एक जो, तेरे को नहीं लग रहा बेटे पहले ही चैप्टर में, और आज चौथी क्लास चल रही है हमारी, ठीक है ना। पहले ही चैप्टर है और तीसरी क्लास चल रही है हमारी। चौथी क्लास में तो बेटे आपका पहला इंट्रोडक्शन खत्म होगा, ठीक है। उसके बाद अभी 4 पार्ट और बाकी हैं, ठीक। आगे चलूं मैं? हाँ आगे चलो सर, ठीक है। आप एक मैराथन ले लो प्लीज। हाँ बेटे मैराथन ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। आगे चलें? यस सर आप आगे चलो, अभी तो फिलहाल आगे चलो। ओके सर डन। हाँ तो बेटे यहाँ पर अगर मैं आगे चलूं तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले गारंटी वाले जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो गारंटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये अज्यूम करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए कि कोई गारंटी वाला क्लॉज है ही नहीं आपकी पार्टनरशिप डीड में। देयर इज नो क्लॉज ऑफ गारंटी इन योर पार्टनरशिप डीड। आपकी पार्टनरशिप डीड में किसी भी तरह का कोई भी गारंटी वाला क्लॉज नहीं है। ये मानते हुए आपको अपनी गारंटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है सर। मान लो अगर गारंटी का कोई क्लॉज नहीं होगा तो बताओ बेटे, इनका जो 9 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है, ठीक है ना बेटे, 9 करोड़, इनका जो 9 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 9 करोड़। बताओ बेटे आप ए बी और सी के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? मैं कह रहा हूं बेटे भूल जाओ कोई गारंटी वारंटी, हटाओ जाने दो। अगर मैं सिंपली तुमसे कहूं कि 9 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ए बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सर ये देखो, पहले हमने सी को 1/6 का प्रॉफिट में शेयर देना है, तो पहले एक काम करते 1/6 का प्रॉफिट में शेयर सी को दे देते हैं, काम खत्म। मैंने कहा ठीक है ओके। तो सी को 1/6 का प्रॉफिट दोगे तो 9 करोड़ रुपीस का 1/6, बोलो बेटे कितना? मैं जितना पूछ रहा हूं उतने का तो आंसर देना नहीं है। सर ये आ गया 1 करोड़ 50 लाख रुपीस। ओके डन। सबसे पहले तो बेटे ए बी और सी को जैसा नॉर्मली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वैसे ही नॉर्मली प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है इतना। तो सी को मैंने 1/6 का प्रॉफिट का शेयर दे दिया। अभी कितना प्रॉफिट तुम्हारे पास में बच गया ये बताओ? सर टोटल प्रॉफिट था हमारे पास में 9 करोड़ का, इसमें से 1 करोड़ 50 लाख रुपीस का प्रॉफिट तो हमने सी को दे दिया। अभी कितना बचा? सर 7 करोड़ 50 लाख रुपीस का प्रॉफिट बचा। हाँ सर अनम्यूट कर दो, अमाउंट बहुत ज्यादा आ रहा है बोलने में। अरे ये लो बेटे, तुम्हें ये दिक्कत है, मैं अभी क्वेश्चन बदल देता हूं बेटे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो हटाओ बेटे, यहां पर एक काम करते हैं, 5 नहीं 3 जीरो में अलग कर देता हूं, ठीक है ना। मान के चले बेटे यहां पर 3 जीरो है ही नहीं। ओके डन, अब ठीक है। हाँ सर अब ठीक है। 90,000 और हमने गारंटी दे रखी है 25,000 की। डन। यस सर अब ऐसे ले लो, अब तो ठीक है। हाँ सर अब ठीक है बेटे। मैंने कहा तुम्हारा टोटल प्रॉफिट है 90,000 रुपीज का, सी को तुमने 25,000 की गारंटी दे रखी है। अगर गारंटी का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप बेटे सबसे पहले तो नॉर्मली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें। बताओ बेटे सी के हिस्से में प्रॉफिट कितना आएगा? सबसे पहले तो उस पार्टनर का प्रॉफिट निकालो जिसको तुमने गारंटी दे रखी है। सर सी को हमने प्रॉफिट में शेयर देना है 1/6 का, तो 90,000 का 1/6 कितना हो गया? सर ये हो गया 15,000। तो 90,000 में से 15,000 का प्रॉफिट आपने सी को दे दिया। अब ए और बी के लिए कितना बच गया बताओ ना बेटे? ए और बी के लिए कितना बच गया? सर 75,000। तो ए और बी के बीच में जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ये 75,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ए का प्रॉफिट में शेयर कितना सर? 3/5। बी का शेयर कितना सर? 2/5। तो 75,000 का 3/5 आप देंगे ए को और 2/5 आप देंगे बी को। तो बताओ बेटे ए और बी के लिए प्रॉफिट का शेयर कितना? सर ए के लिए आया 45,000। ओके। बी के लिए कितना? सर बी के लिए आया 30,000 आ गया सर बी के लिए। ओके ये है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यहां पर कोई गारंटी वारंटी वाला क्लॉज नहीं होता तो फिर हमारे लिए नॉर्मल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता? सर ए के लिए 45,000, बी के लिए 30,000 और सी के लिए 15,000। अब गारंटी की बात करो। बताओ बेटे किसने किसको गारंटी दे रखी थी? जल्दी बताओ।
बताओ बेटे किसने कितनी गारंटी दे रखी थी? सर पहली कंडीशन कहती है कि पार्टनरशिप फॉर्म ने गारंटी दी है। सर पार्टनरशिप फॉर्म ने गारंटी, एक मिनट बेटे मैं इसको यहां पे लिख देता हूं ठीक तरीके से ताकि सारे केसेस आजू बाजू में आ जाएं। ए बी सी टोटल प्रॉफिट था आपका 9 लाख रुपीस का। इसमें सबसे पहले आपने सी का शेयर निकाला 9 लाख का 1/6, ये हो गया सर हमारे लिए 15,000। बी के लिए बचे गए बेटे, ए और बी के लिए बच गए 75,000, तो 2/5 बी के लिए, 75,000 का 3/5 ए के लिए। तो ए के लिए हो गया बेटे 45,000, बी के लिए हो गया 30,000 और सी के लिए आ गया 15,000। ठीक है ना, इस तरीके से अभी हमने नॉर्मली अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब रही बात सर गारंटी की, तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में कह रहे हैं कि गारंटी किसने दे रखी है? सर गारंटी दे रखी है पार्टनरशिप फर्म ने। पार्टनरशिप फर्म ने गारंटी देने का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप फर्म के जितने पार्टनर हैं उन सारे पार्टनर ने मिलकर नए पार्टनर को गारंटी दे रखी है। तो हमारी पार्टनरशिप फर्म में गारंटीड पार्टनर को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा और कितने पार्टनर हैं? सर गारंटीड पार्टनर को छोड़ दिया जाए तो फिर 90,000 होगा वो। अच्छा ये 90,000 होगा, ओके ये लो बेटे 90,000। हाँ तो बताओ बेटे गारंटीड पार्टनर के अलावा कौन कौन पार्टनर है? सर ए और बी 2 ही पार्टनर हैं। अब जो भी शॉर्टफॉल होगा वो शॉर्टफॉल बेटे किसको फिलअप करना पड़ेगा? ए और बी को। तो बेटे एक बात बताओ, अगर यहां पर पार्टनरशिप फर्म ने गारंटी ले रखी है तो ए के लिए सी के लिए डेफिशिएंसी अमाउंट कितना होगा? आप ये बताएं पहले। बताओ बेटे सी के लिए डेफिशिएंसी का अमाउंट कितना होगा? सर सी के लिए डेफिशिएंसी का अमाउंट कितना होगा? सर सी के लिए डेफिशिएंसी का अमाउंट होगा यहां पर 10,000 रुपीज का। कैसे? सर देखो ना 25,000 की गारंटी ली थी, 15,000 का तो प्रॉफिट शेयर उसका वैसे ही बन रहा है। तो अगर कोई डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी है 10,000 रुपीज की, इसका मतलब 10,000 का प्रॉफिट इसको और देना पड़ेगा। अब अगर आप किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट देने की बात करते हो तो यह भी तो डिसाइड होना चाहिए कि प्रॉफिट देगा कौन? Who is going to provide the profit? ये प्रॉफिट बेटे नए पार्टनर को देगा कौन? क्योंकि किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली कौन सेक्रीफाइस करेगा? ए और बी। अब ए और बी ये 10,000 को किस रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे? तो जब ये कहते हैं कि गारंटी पार्टनरशिप फर्म ने दी है तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं 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 रुकना बेटा वैभव, रुक तो जा, 1 मिनट रुक तो जा, पहले सुन तो ले। वैभव, मोहम्मद, अराफात, अनमोल, नहीं अनमोल ने तो ए और बी कहा है बस, ठीक है। हाँ रुको तो जरा, हाँ सुनो मेरी बात। तो सर अब सवाल ये है कि 10,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको सी को देना है, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट 10,000 का कौन सेक्रीफाइस करेगा? द आंसर इज ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे। सर किस रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे? तो जब ये कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म ने गारंटी दे रखी है तो ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसी रेशो में ये बेटे अपने लॉस को भी, नहीं कैपिटल रेशो, अरे मां कसम भगवान जाने बेटे, अबे रुको तो सुन तो लो पहले, ये मां रुकना, सुनना पहले। हाँ सर बोलो आप, मैं पहले लिख ही देता हूं। कितना प्रॉफिट देना है? सर 10,000 का प्रॉफिट देना है। कौन सेक्रीफाइस करेगा? ए और बी। किस रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे, बात खत्म। 10,000 का 3/5 कितना? सर 10,000 का 3/5 6,000, 10,000 का 2/5 कितना? 4,000। इन दोनों में से आप माइनस करेंगे, ए और बी में से आप 10,000 माइनस करेंगे और ये 10,000 आप सी को देंगे। तो बताओ बेटे ए के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया? सर 45,000 में से 6,000 माइनस करो तो कितना बच गया रे बेटा? 39,000। बी के हिस्से में कितना आया? 30,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 26,000 और सी के हिस्से में 15,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 25,000। हो गया बेटे गारंटी का हिसाब किताब बराबर? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो जब ये कहते हैं कि सर ये पार्टनरशिप फर्म ने गारंटी दे रखी है, इसका मतलब सारे पार्टनर ने मिलकर गारंटी दी है। और अगर सारे पार्टनर ने मिलकर गारंटी दी है तो यहां पर कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा? तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, ये उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गारंटीड पार्टनर को जो पैसे कम पड़ रहे हैं उसके लिए ये सेक्रीफाइस करेंगे। ये हो गई बेटे आपकी कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से क्या होगा? सर बेटे कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से ये लो बेटे, एक बार और काम कर लेते हैं। क्या बात है सर, ये तो आपकी एडवांटेज ही अलग है। क्या करें बेटे, अपना अपना हिसाब किताब है। अब बताओ बेटे गारंटी किसने दे रखी है?
सर कंडीशन नंबर 2 में कहते हैं गारंटी इज गिवन बाय ए ने गारंटी दे रखी है। तो अभी बेटे यहां पर डेफिशिएंसी कितनी है? सर डेफिशिएंसी यहां पर 10,000 की। अच्छा जल्दी करवाऊं? ओके, यहां पर डेफिशिएंसी 10,000 की। बताओ बेटे गारंटी किसने दी थी? गारंटी वॉज गिवन बाय ए ने गारंटी दी थी। तो डेफिशिएंसी भी कौन फिलअप करेगा? सर डेफिशिएंसी भी ए को फिलअप करना पड़ेगा। तो ए में से माइनस करेंगे, सी में आप प्लस कराएंगे। तो ये हो गया बेटे ए के लिए प्रॉफिट कितना? 35,000। बी ने कोई सेक्रीफाइस करना नहीं है, तो बी के लिए प्रॉफिट कितना? 30,000। और सी के लिए प्रॉफिट कितना हो गया? 25,000। आगे चलूं? यस सर आगे चलो। सर कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 में आप क्या करते हैं बेटे? कंडीशन नंबर 3 में भी मैं ऐसे ही काम करता। कंडीशन नंबर 3 में चेक करो किसने गारंटी दी है? सर ए और बी ने गारंटी दी है, लेकिन एक वर्ड लिखा हुआ है इक्वली। इक्वली लिखने का मतलब ये है कि सी के केस में जो भी डेफिशिएंसी होगी, जैसे हमारे केस में डेफिशिएंसी आ रही है 10,000 की, और यहां पे लिखा हुआ है बाय ए एंड बी इक्वली, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी इक्वली इस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो ए कितने की डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट करेगा? तो सर इक्वली मतलब आधी डेफिशिएंसी ए ने कंट्रीब्यूट करनी है और आधी डेफिशिएंसी बी ने कंट्रीब्यूट करनी है। तो ए 5,000 सेक्रीफाइस करेगा, बी यहां पर 5,000 सेक्रीफाइस करेगा। तो अब बताओ बेटे तीनों को कितना प्रॉफिट मिला? सर ए को 45,000 का प्रॉफिट मिलता, 5,000 डेफिशिएंसी कवर करने में चले गए, तो ए को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा 40,000। बी को सर 30,000 का प्रॉफिट मिलता है, इसमें से 5,000 डेफिशिएंसी कवर करने में चले गए, तो बी को सिर्फ 25,000 का प्रॉफिट मिलेगा। सी को वैसे प्रॉफिट शेयर के हिसाब से 15,000 मिलते, लेकिन 10,000 की डेफिशिएंसी फिलअप करने के बाद फाइनली इसको कितने मिलेंगे? 25,000 मिलेंगे। अब बेटे गारंटी का हिसाब किताब समझ में आ गया, हाँ या ना? सब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे दिखाना है? कुछ नहीं दिखाना है बेटे। पहले केस में क्या करोगे? पहले केस में आप 90,000 रुपीज को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे। जिसको जितना जितना प्रॉफिट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखो, बात खत्म। बी केस में 90,000 को आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। जिसको जितना जितना प्रॉफिट दिया इसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखो, बात खत्म। सी के केस में आप टोटल प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, और जिसको जितना जितना प्रॉफिट दिया उसे बेटे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखो। कहानी खत्म, खेला खत्म। ओके डन? यस और नो? हाँ या ना? अरे सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर समझ में आ गया। चलो बेटे क्वेश्चन नंबर 9 अब कल की कहानी है, कल देखेंगे इसको। तब तक के लिए बेटे बाय बाय। सर स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो बेटे स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेटे गारंटी वाले क्वेश्चन का वर्किंग था, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बेटे बाय बाय। वेरी गुड बेटे अनमोल, फिर बहुत बढ़िया बात है। चलो बेटे बाय बाय।